हाँ जी, क्या हाल चाल। सब ठीक ठाक, कुशल मंगल। सीए इंटर के सभी स्टूडेंट्स ये जो क्लास है ये रेलेवेंट होगी अगर आपका अटेम्प्ट मई 2020 एंड नवंबर 2020 और इनफैक्ट इवन मई 2021 है। तो इन सब के लिए यानी कि मई 2020 से लेकर मई 2021 अटेम्प्ट वालों के लिए ये क्लास वैलिड रहेगी। इसमें आज हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की रिवीजन करेंगे और उसके ऊपर जो अमेंडमेंट्स हैं आपके सिलेबस में। एक्चुअल में हुआ क्या कि जनवरी 2020 में सीए इंस्टीट्यूट ने अपना नया स्टडी मटेरियल लॉन्च किया है और इस स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में दिए गए हैं और वो सारे चेंजेस जो स्टडी मटेरियल ने दिए हैं प्लस अमेंडमेंट के साथ मिलाकर एक डॉक्यूमेंट मैंने आप सबके टेलीग्राम के पेज पर ऑलरेडी डाल दिया है। जिनके टेलीग्राम पेज पर जिनको अभी तक ये नहीं मिला वो टेलीग्राम के पेज से ही ले सकते हैं। उसके मीडिया सेक्शन में डॉक्यूमेंट के अंदर जाकर आपको मिल जाएगा। तो फिलहाल सबसे पहले अब चर्चा शुरू करते हैं। और जैसे ये मेमोरेंडम का हुआ, अगर आपने देखा होगा कि प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन हमने जनरल मीटिंग का डिस्कस किया था, सिमिलरली आज ही मेमोरेंडम के रिवीजन प्लस अमेंडमेंट होने के बाद मैं इमीडिएटली मेमोरेंडम का जो प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन है उसकी वीडियो भी अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पर ही। और इस तरीके से अब रेगुलर वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। और हम लोग इसी महीने एक टेस्ट भी ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। वो टेस्ट किस तरीके का होगा थोड़ा बता दूं। ये टेस्ट हम लोग ओपन बुक टेस्ट करेंगे, ओपन बुक या ओपन कॉपी एज द केस में भी। आप अपनी बुक खोलकर और कॉपी खोलकर ये टेस्ट देंगे। मेरा ऑब्जेक्ट आपकी मेमोरी पावर चेक करना नहीं है, बिल्कुल बता दूं, मेरा ऑब्जेक्ट आपकी मेमोरी पावर चेक करना नहीं है। मेरा ऑब्जेक्ट ये है कि आपको प्रेजेंटेशन सिखाना। मैं उसमें 5 या 6 तरीके, जितने तरीके के पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, थियोरेटिकल क्वेश्चन, केस स्टडीज भी कई तरीके की, वो सभी आपके सामने रखूंगा। और मैं चाहूंगा कि आप उस पर प्रॉपर प्रेजेंटेशन करके अपनी कॉपीज में से, बेशक या बुक में से, जहां से भी आप याद कर रहे हैं वहां से देखकर उसमें लिखने की कोशिश करें। जो अपने आप लिखते हैं वो बहुत बढ़िया, जो नहीं लिखते वो केवल कॉपी देखकर भी लिख लीजिए ताकि प्रेजेंटेशन मैच हो जाएगा आपका और मेरा जब मैं उस टेस्ट का सोल्यूशन डिस्कस करूंगा। ठीक है, चलिए नाउ लेट अस स्टार्ट विद अमेंडमेंट इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये डॉक्यूमेंट आप सबके पास है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का। ये डॉक्यूमेंट सॉल्व करवाते ही उसके बाद मैं इमीडिएटली रिवीजन शुरू कर दूंगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की, जो कि आप जिन्होंने मुझसे नहीं भी पढ़ा वो अपनी बुक सामने रख लेंगे या जिससे भी पढ़े हैं उनकी कॉपीज सामने रख लेंगे, और जो मुझसे पढ़े हुए हैं वो अपनी कॉपीज को सामने रख लेंगे। ठीक है, चले सम अमेंडमेंट इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। नेम क्लॉज, चलिए जी नेम क्लॉज की बात करते हैं। नेम क्लॉज के अंदर हम जानते हैं कि कंपनी का नाम जो है वो अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए और कंपनी का नाम या तो प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड से एंड होना चाहिए। प्राइवेट लिमिटेड इन केस ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड लिमिटेड इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अब यहाँ पर एक चिन्ह देखिएगा, एज पर रूल नंबर 8 ये अमेंडमेंट जो है ये क्या कहती है, कहता है जब आप नेम रख रहे होते हैं तो फिर फॉलोइंग वर्ड्स एंड कॉम्बिनेशन शेल नॉट बी यूज्ड इन द नेम ऑफ कंपनी unless the previous approval of the central government has been obtained। ऐसे शब्द आपने ना पार्टनरशिप एक्ट में पढ़े थे, अब यहां पर कंपनीज एक्ट में भी इनका एडिशन हुआ है कि ये नाम आप नहीं रख सकते unless and until you have obtained the approval of the central government। ठीक है जी, अब कौन कौन से नाम नहीं रख सकते देखिएगा। बोर्ड, कमीशन, अथॉरिटी, अंडरटेकिंग, नेशनल, यूनियन, सेंट्रल, फेडरल, पब्लिक, प्रेसिडेंट। सर फेडरल बैंक तो है, मैंने कहा कर सकते हो मगर सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल ले लेना। वहाँ वो रीजन पूछते हैं कि ये नाम क्यों रखना चाहते हो, उस नाम का सिग्निफिकेंस बताइए। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट से मैच करता है तो फिर वो अलाउ कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर कहता है इफ द प्रपोज नेम इंक्लूड वर्ड सच एज इंश्योरेंस, बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, वेंचर कैपिटल, ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं ना, ये फंड बना के इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं जिसे वेंचर कैपिटल कहते हैं। एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी जो कि आपके इन्वेस्टमेंट वगैरह को मैनेज करने का काम करती हैं। निधि कंपनी हमने चर्चा कर रखी है। म्यूचुअल फंड एक्सेट्रा इफ द प्रपोज नेम इंक्लूड इंश्योरेंस, बैंक, निधि, म्यूचुअल फंड, एसेट मैनेजमेंट, वेंचर कैपिटल एक्सेट्रा, unless a declaration is submitted by the applicant that requirement mandated by the respective regulators such as IRDA, RBI, SEBI, MCA have been complied with by the applicant।
क्या कहना चाह रहा है कि आप वैसे ही अपना इंश्योरेंस नाम नहीं रख सकते। अगर आप अपने नाम के आगे इंश्योरेंस जोड़ना चाहते हैं ना, तो आपको पहले IRDA से जाकर अप्रूवल लेनी पड़ती है। IRDA की शर्तों को कंप्लाई करने के बाद फिर आप अपने नाम के आगे जोड़ सकते हैं। सिमिलरली अगर आप अपने नाम के आगे बैंकिंग कंपनी करना चाहते हैं तो आपको पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अप्रूवल लेनी पड़ती है। स्टॉक एक्सचेंज जोड़ना चाहते हैं तो सेबी से अप्रूवल लेनी पड़ती है। वेंचर कैपिटल जोड़ना चाहते हैं तो सेबी से अप्रूवल लेनी पड़ती है। एसेट मैनेजमेंट जोड़ना चाहते हैं तो सेबी से अप्रूवल लेना पड़ता है। निधि अगर निधि अगर रखना चाहते हैं नाम के सामने तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी पड़ती है। म्यूचुअल फंड अगर जोड़ना चाहते हैं तो फिर सेबी से अप्रूवल लेनी पड़ती है। तो फिर वो कहता है जो रिक्वायर्ड अप्रूवल है वो आपने ऑब्टेन कर ली है, तब आप ये नाम के आगे ये चीजें रख सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अब फिर आगे कहता है कि जब कंपनी का नाम प्रपोज किया जाएगा तो आप ROC को भेजेंगे, नेम के लिए एप्लीकेशन वगैरह भेजेंगे। अब ये एप्लीकेशन मान लीजिए अप्रूव हो गई है। अब जब एप्लीकेशन अप्रूव हो गई है, अच्छा कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के भी दो तरीके होते हैं, एक तो ट्रेडिशनल मेथड है और एक आजकल नया मेथड जिसे हम स्पाइस कहते हैं, सिंप्लीफाइड प्रोसेस फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। अब ये ध्यान रखना, स्पाइस प्रोसेस जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो अगर जिन बच्चों ने मुझसे पढ़ा था, अगर ध्यान होगा, मैंने ये नहीं कराया था उन्हें। क्यों? क्योंकि इट वॉज एक्सपेक्टेड बाय ICAI कि वो रिमूव कर देंगे, तो इसलिए स्पाइस प्रोसेस आपके सिलेबस में नहीं है। सिमिलरली एक आपके अब नए स्टडी मटेरियल में जो चेंजेस आए हैं, ध्यान रखना, प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट हुआ करता था एक, मैंने नहीं कराया था, जानबूझ के नहीं कराया था। प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट भी अब आपके सिलेबस में नहीं है। प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट भी आपके सिलेबस में अब नहीं रहा, तो उसे भी हटा दीजिएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी वो भी याद करने की जरूरत नहीं है। कॉर्पोरेट व्हील वो भी याद करने की जरूरत नहीं है। तो मैं दोबारा बोलता हूं, प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट नहीं याद करना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी नहीं याद करना, कॉर्पोरेट व्हील बिल्कुल याद नहीं करना, और इसके अलावा हमने कहा स्पाइस की प्रोसेस वो भी याद नहीं करनी है। तो ये चार चीजें एक्सक्लूड करवा दी गई हैं। ठीक है, आगे बढ़िएगा। अब सवाल उठा जो ट्रेडिशनल मेथड था, लीव स्पाइस, बट जो ट्रेडिशनल मेथड था, और ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता था कि सबसे पहले आप कंपनी के नाम के लिए एक एप्लीकेशन देते थे। अब ये जब एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती थी तो उसके बाद आप सर्टेन डॉक्यूमेंट्स ROC को फाइल करते थे। सर्टेन डॉक्यूमेंट्स में क्या आता था, मेमोरेंडम आता था, सब्सक्राइबर की अंडरटेकिंग आती थी, और फर्स्ट डायरेक्टर्स की डिटेल्स वगैरह आती थी। ये सब सर्टेन डॉक्यूमेंट्स में आते थे, जिसके बाद ROC आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करता था। बट सबसे पहले फर्स्ट स्टेप के ऊपर आइए। फर्स्ट स्टेप के ऊपर जहां पर आपने कंपनी के नेम क्लॉज के लिए अप्लाई किया, नेम के लिए अप्लाई किया। अब आपने नाम के लिए अप्लाई किया तो आप एप्लीकेशन में नाम प्रपोज करते हैं कि जी ये नेम है। ठीक है, उसके बाद अब नाम के बाद आपको नाम अप्रूव होने के बाद आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। बट एडिशनल डॉक्यूमेंट कब तक सबमिट करने पड़ेंगे? दूसरे शब्दों में, वो जो नाम आपने ओके करवाया है ROC से, वो कितने दिन तक रिजर्व रखा जाएगा? अब यहाँ पर दो केस है। पहला, अगर मान लीजिए एग्जिस्टिंग कंपनी अपना नाम चेंज करवाना चाहती है, नाम ऑल्टर करवाना चाहती है, तो फिर नाम रिजर्व रखा जाएगा 60 डेज तक। परंतु अगर नई कंपनी आना चाहती है मैदान में, तो फिर ROC इस नाम को रिजर्व रखेगा 20 डेज तक। तो यानी कि नई कंपनी के लिए 20 डेज है और एग्जिस्टिंग कंपनी के लिए 60 डेज का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इतने टाइम तक ROC ये नाम को आपके लिए रिजर्व रखेगा। ये क्वेश्चन MCQ पे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे ज्यादा एक्सपेक्टेड है। आगे बढ़ते हैं, कैंसलिंग द नेम। ये इंपॉर्टेंट है, ये जो चेंज है ध्यान रखना, ये पेपर में पूछा जा सकता है। पता है, जब नाम की एप्लीकेशन फाइल करते हो ना, तो आप एक फॉर्म नंबर INC 1A फाइल करते हो। फॉर्म नंबर याद करने की जरूरत नहीं है। जब आप फॉर्म नंबर INC 1A सबमिट करते हो तो उसमें ना 6 नाम प्रपोज करते हो। अगेन 6 होते हैं, ये भी याद करने की जरूरत नहीं है, मैं केवल कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं क्या होता है। अब 6 नाम के आगे ना आप हर नाम के आगे उसका मीनिंग लिखते हो कि इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, ये भी लिख दिया। उसके बाद एक कंपनी के डायरेक्टर्स का, प्रपोज डायरेक्टर्स का या सब्सक्राइबर का और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का एक अंडरटेकिंग आता है कि भैया हमने चेक कर लिया और नाम किसी एग्जिस्टिंग कंपनी के नाम से मिलता जुलता नहीं है, सब ठीक ठाक है, लो जी एप्लीकेशन हो गई। अब एप्लीकेशन अप्रूव भी हो गई। अब एप्लीकेशन अप्रूव हो गई, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन आ गया।
अब पता लगा कि यार नाम में अंडरटेकिंग गलत दी थी, कंपनी का नाम एग्जिस्टिंग कंपनी से मिलता जुलता है, या फिर नाम एक ऐसा नाम है जो कि नहीं होना चाहिए था। तो अब क्या करें? अब कंपनी के नाम को कैंसिल कर दिया जाएगा। कंपनी के नाम को कैंसिल कर दिया जाएगा। मान लीजिए अगर कंपनी का इनकॉर्पोरेशन अभी नहीं हुआ, पहले ही ये पकड़ा गया है, तो फिर तो कंसर्न लोगों के ऊपर लगाई जाएगी पेनल्टी और नाम को कर दिया जाएगा कैंसिल। बट अगर कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो चुका है तो फिर अब क्या किया जाएगा? कंपनी को सुनवाई का एक मौका दिया जाएगा, क्योंकि अब स्ट्रिक्ट एक्शन होने हैं, तो कंपनी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी। और ये देने के बाद कंपनी को या तो कहा जाएगा कि एक काम करो कि अपना नाम चेंज कर लो, याद करो नाम चेंज कर लो। कौन सा सेक्शन लगता है? सेक्शन 16। सेक्शन 16 में नाम चेंज कर लो। और नाम चेंज कितने टाइम में होता है? जब डायरेक्शन आने के 3 महीने के अंदर अंदर, याद है, बाय पासिंग एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, सेक्शन 16 के अंदर। तो या तो वो हो जाएगा और एक्शन लिया जाएगा, कंपनी का नाम साफ कर दिया जाएगा, कंपनी का नाम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के रजिस्टर से हटा दिया जाएगा और कंपनी के नाम पर पिटीशन फाइल कर दी जाएगी वाइंडिंग अप के लिए भी। तो ये तीनों सिनेरियो पॉसिबल है, इन तीनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अगेन बोलता हूं, अगर कंपनी का नाम तथ्य छुपाकर, फैक्ट छुपाकर रखा गया तो क्या क्या हो सकता है? कंपनी का अगर जन्म नहीं हुआ तो फिर कंपनी का जो रिजर्व नाम है उसको कैंसिल करके कंसर्न लोगों पर पेनल्टी लगाई जाएगी। दूसरा, अगर कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो चुका है तो 3 में से एक स्टेप लिया जाएगा। पहला, कंपनी का वाइंडिंग अप करवाया जा सकता है। दूसरा, कंपनी का नाम स्ट्राइक ऑफ करवाया जा सकता है। अच्छा सर, स्ट्राइकिंग ऑफ और वाइंडिंग अप में फर्क क्या है? वाइंडिंग अप का मतलब तो हो गया भाई अब हो गई कंपनी खत्म, कंपनी एकदम खत्म हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। स्ट्राइकिंग ऑफ का मतलब होता है कि ये रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के रजिस्टर से नाम हट जाएगा, बट हटने के बाद 20 साल तक पॉसिबिलिटी रहती है कि ये नाम दोबारा से लिया रखा जा सकता है, ट्राइब्यूनल की अप्रूवल लेके दोबारा से रखा जा सकता है 20 साल तक। तो इन दोनों में ये डिफरेंस होता है। वाइंडिंग अप तो मतलब खत्म ही हो गया सब कुछ, स्ट्राइकिंग ऑफ मतलब दोबारा से आना पॉसिबल होता है, ठीक है। ये सेक्शन 248 है कंपनीज एक्ट का, सीए फाइनल में सिखाया जाता है। और ये मेक अ पिटीशन फॉर द वाइंडिंग अप सेक्शन 271 है, अगेन सीए फाइनल में इसकी बातें की जाती हैं, ठीक है। आगे और फर्स्ट देखिएगा, कंपनी को डायरेक्शन दी जा सकती है कि अपने नाम को ऑल्टर कर लो, या ऑल्ट्रेशन क्योंकि रेक्टिफिकेशन की नेचर होगा तो सेक्शन 16 लग जाएगा यहाँ पर। और ये ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के थ्रू ये 3 महीने के अंदर अंदर ये ऑल्ट्रेशन किया जाएगा। ठीक हो गई इतनी बात? चले और आगे बढ़ते हैं। एक और चीज देखनी है कि जब कंपनी का नाम रखा जाएगा तो ये एक सर्कुलर था, कंपनी का नाम रखते हुए एक बात ध्यान रखना है कि वो कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ द एम्बलम एंड नेम्स एक्ट 1950 का उल्लंघन ना कर रहा हो। एम्बलम्स का मतलब होगा निशान, चिन्ह, निशान। कई कंपनियां अपने निशान रखती है ना, चिन्ह रखती है ना, लोगो रखती हैं, तो आप किसी और का लोगो यूज नहीं कर सकते। वो ये कह रहा है तो उसका कंप्लायंस करना होगा। और ये ब्रिटिश जमाने का एक्ट है एक तरीके का। और सिमिलरली ये कहता है कि नाम के आगे आप किंग, क्वीन ऐसे ये वर्ड यूज नहीं कर सकते, एंड प्रेसिडेंट ऐसे वर्ड यूज नहीं कर सकते। चले, ये भी एमसीक्यू पर्पस से पूछा जा सकता है, ये वाला पॉइंट भी। फिर आता है जी हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी। अब रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज क्या कहता है, थोड़ा सा मैं ये क्लॉज रिकॉल करवा देता हूं। जब कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन फाइल हो रहा होता है तो क्या उस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के फाइलिंग के वक्त पर एग्जैक्ट एड्रेस देना जरूरी होता है? नहीं, एग्जैक्ट एड्रेस देने की जरूरत नहीं होती, आप केवल स्टेट का नाम देंगे तो भी काम चल जाएगा। ओके, आपने स्टेट का नाम दिया, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को रजिस्टर्ड करवाया, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो गया। अब एग्जैक्ट एड्रेस कब दिया जाएगा? लॉ कहता है कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के 30 दिन के अंदर अंदर आप एक फॉर्म फाइल करते हैं आरओसी को, जिसे INC 22 फॉर्म कहा जाता है। उस INC 22 फॉर्म के अंदर आप रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को बताते हैं कि जी ये हमारा एग्जैक्ट एड्रेस है। ठीक हो गई इतनी बात भी। अब
ये पॉइंट कहता है कि अगर आपने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को बता दिया 30 दिन के अंदर अंदर कि हमारा एग्जैक्ट एड्रेस है, तो उसके बाद आपका एग्जैक्ट एड्रेस हमेशा रहना चाहिए। मैंने ये नहीं कहा यही रहना चाहिए, मैंने कहा हमेशा रहना चाहिए। ये और बात है कि आप चेंज कर सकते हैं, मगर फिर भी चेंज करेंगे तो कोई और भी तो होगा ही ना रजिस्टर्ड ऑफिस, यानी कि रजिस्टर्ड ऑफिस आपका हमेशा रहना चाहिए। ठीक हो गई इतनी बात। पढ़िएगा, अ कंपनी शेल विद इन 30 days ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन एंड एट ऑल टाइम देयर आफ्टर, उसके बाद हमेशा के लिए, हैव अ रजिस्टर्ड ऑफिस केपेबल ऑफ रिसीविंग एंड एक्नॉलेजिंग ऑल द कम्युनिकेशन एंड नोटिसेस एज मे बी एड्रेस टू इट। तो वो INC 22 फाइल किया जाएगा, तो उसके बाद हमेशा जिंदगी भर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस रहना चाहिए। अगली बात वेरिफिकेशन, The company shall furnish to the registrar verification of its registered office within a period of 30 days of its incorporation। यही फॉर्म नंबर INC 22 की बात कर रहा है कि जी हमने देख लिया है हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस प्रॉपर है। ठीक है जी। लेबलिंग ऑफ कंपनी, लेबलिंग का मतलब होता है कि मान लीजिए अब आपका रजिस्टर्ड ऑफिस में हम पहुंचे, ROC वाले पहुंचे, तो रजिस्टर्ड ऑफिस के बाहर क्या लिखा होगा, जैसे नाम के आगे नेम प्लेट लिखी होती है, हर नाम हर मकान के आगे नेम प्लेट्स लिखी होती है ना कि शांति निवास और स्वर्ग और ये वाला निवास और वो वाला निवास, ऐसे लिखा होता है ना। तो वैसे ही आपके रजिस्टर्ड ऑफिस के बाहर क्या लिखा जाएगा, कहता है एवरी कंपनी शेल पेंट, या तो पेंट कर देना या फिर एफिक्स चिपका देना, एंड एफिक्स इट्स नेम एंड द एड्रेस ऑफ इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस। मान लीजिए मैं बात करता हूं पोपली इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये तो मैंने नेम रख दिया, नेम लिख दिया, हालांकि वर्ड नेम वहां नहीं लिखूंगा, केवल इतना लिखूंगा पोपली इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ऐसे बनाऊंगा पोपली इंडस्ट्रीज लिमिटेड। उसके बाद एड्रेस लिखूंगा, लो जी रजिस्टर्ड एड्रेस, ये मैंने पूरा लिखा रजिस्टर्ड एड्रेस, and the address of its registered office, and keep the same painted or affixed on outside of every office or place in which its business is carried on। मेरी कंपनी का 20 ऑफिसेस हैं, 20 के 20 ऑफिसेस के बाहर ये नेम प्लेट लगी होगी। ठीक है, इन अ कॉन्स्पिशियस पोजीशन। ओके, कॉन्स्पिशियस पोजीशन का मतलब है कि इस तरीके से लिखा जाए कि वो पढ़ने में बड़ा स्पष्ट हो, बड़े स्पष्ट रूप से उसे पढ़ा जा सके, इन अ लेजिबल लेटर, पढ़े जा सकने वाले लेटर के अंदर, एंड इफ द कैरेक्टर एम्प्लॉयड आर नॉट दोज ऑफ द लैंग्वेज इन जनरल यूज इन दैट लोकेलिटी, देन आल्सो इन द कैरेक्टर ऑफ दैट लैंग्वेज। ओके, यानी कि कहता है इफ द कैरेक्टर एम्प्लॉयड आर नॉट दोज ऑफ द लैंग्वेजेस यूज्ड इन द जनरल यूज इन दैट लोकेलिटी, मैं महाराष्ट्र के किसी एरिया में हूं, मैं विदर्भ के किसी एरिया में हूं, मैं पंजाब के किसी एरिया में हूं, तो मुझे ये भी लिखना पड़ेगा कि अपने नाम के आगे कैसे लिखते हैं ये, आई होप सो। लो जी, मान लीजिए मैं पंजाब में हूं, गलत लिख दिया मैंने शायद, लोगों ऐसे लिखते ना पोपली समथिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड, समथिंग कुछ ऐसे लिखते हैं ना, तो लोकल एरिया जो भी होगा उसके अंदर आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है जी। फिर उसके बाद हैव इट्स नेम इनग्रेव्ड, इनग्रेव्ड मतलब लगवाना, आपका नाम लगा होगा कहां पर, ऑन इट्स सील इफ एनी। सील कौन सी, वो जो ब्लू कलर की स्टैंप होती है, उसको जो रबड़ का ठप्पा लगा के ठक 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 करते हैं, वो नहीं, कॉमन सील, कॉमन सील। अगर आपकी कॉमन सील है तो उसके ऊपर ये नाम कॉमन सील पे लगा होगा। ठीक है, तो ये कॉमन सील पे भी होगा, ये ऑफिस के बाहर भी होगा, प्लस ऑन कॉमन सील भी होगा। कॉमन सील पे केवल नाम होगा, ओनली नेम। उसके बाद अब जब आप डील कर रहे होंगे तो आप मतलब कस्टमर माल बेचता है, माल खरीदता है आपसे, तो आप एक बिल बुक या इनवॉइस वगैरह रेज करते होंगे उसे। तो फिर गेट इट्स नेम, एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस,
corporate identity number along with the telephone number, fax number if any, email address, website address if any, printed in all its business letter, billhead, letter paper and in all its notices and other publication. कौन सी लैंग्वेज में? इंग्लिश लैंग्वेज में। आप केवल इंग्लिश में लिख सकते हैं, यहां पर वर्नाकुलर की जरूरत नहीं है। नो नीड टू यूज लोकल लैंग्वेज बिल बुक वगैरह पे, क्योंकि सारा पेज तो वही ले लेगी फिर, इंग्लिश और वर्नाकुलर लैंग्वेज ही। ठीक है जी। अब ये क्या लिखा है सर, ये समझ नहीं आया। मैं बताता हूं ना, आपके घर कभी इंस्टीट्यूट का वो आया, कोई लेटर वगैरह आया कभी इंस्टीट्यूट का? तो सीए इंस्टीट्यूट जब लेटर भेजता है तो किस चीज पे भेजता है? एक पेपर के ऊपर भेजता होगा। उस पेपर के ऊपर क्या लिखा होता है सबसे पहले? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 1949, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 सॉरी, और सेटअप नहीं सॉरी लिखा होता है सेटअप बाय एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, मेरा भी दिमाग कहां जा रहा है पता नहीं, सेटअप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एज पर द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949, ये लिखा होता है। उसके बाद रजिस्टर्ड ऑफिस, उसकी डिटेल आ रही होती है, वेबसाइट आ रही होती है। अबे घर पे लाया हुआ लेटर उठा के देखो ना, तुम भी पोपली से मजे ले रहे हो, लेटर उठाओ। क्या हम कह सकते हैं इंस्टीट्यूट जो है वो लेटर हेड पे अपने लेटर लिखता है? यस भाई, उसी पे लिखेगा। और क्या कहोगे, गन्ने के जूस की दुकान पे तो लिखेगा नहीं लेटर, गन्ने के जूस की या मतलब राहुल जूस वाला, उसके नीचे लिखा है सीए इंस्टीट्यूट का एड्रेस, ऐसे तो होगा नहीं। इंस्टीट्यूट अपना लेटर हेड यूज करेगा, लेटर हेड पे क्या क्या आता है वो सब कुछ यहां लिखा हुआ है। बताओ फालतू में मजे ले रहे हो? समझ आई बात? बोलो ना हाँ, अपने घर पे बैठे बैठे बोलो हाँ। आगे फिर कहता है हैव इट्स नेम प्रिंटेड ऑन द हुंडीज। ये हुंडियां क्या है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में पड़ी होंगी, एक बहुत ही पकाऊ और फालतू का टॉपिक है हुंडी। ये लोकल लेवल के बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं। प्रोमिसरी नोट, ये तो नेगोशिएबल में पड़ा हुआ है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड सच अदर डॉक्यूमेंट एज में बी प्रेस्क्राइब, तो नाम उनके ऊपर भी लिखा जाएगा। ना ये रियल लाइफ में यूज होती है, ना ये रियल लाइफ में यूज होता है, ना ये रियल लाइफ में यूज होता है। हाँ, ये मैं कह सकता हूं कि एक्सपोर्ट वगैरह जो करते हैं उनके में थोड़ा सा यूज होता है, उन जगहों पर यूज होता है कभी कभी। चले और प्रैक्टिकल लाइफ में बैंकिंग सेक्टर में जब आप जाते हो ना, तो बैंक से लोन लेते हुए ये दोनों डॉक्यूमेंट यूज होते हैं। फिलहाल और आगे बढ़ते हैं। तो वो कह रहा है कि नेम जो है ऐसे ऐसे चिपकाया जाना चाहिए। रिकॉल करें एक बार कॉन्सेप्ट को, रिकॉल करते हैं चलो। जो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होगा उसके बाहर कंपनी का नाम लिखा होगा, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस की डिटेल होगी। ये इंग्लिश कैरेक्टर में भी आएगी और लोकल लैंग्वेज में भी आएगी। कीवर्ड ये कॉन्स्पिशियस लेटर्स में होगी। कॉन्स्पिशियस लेटर देखिएगा, कॉन्स्पिशियस पोजीशन मतलब स्पष्ट दिखाई दे रहा है, और लेजिबल कैरेक्टर ऐसे लेटर्स में होगी जो कि पढ़ा जा सके, मतलब फॉन्ट उनका प्रॉपर होगा, पढ़े जा सके जिससे ये, ठीक है। उसके बाद नाम जो है कॉमन सील अगर आपकी है तो उसके ऊपर भी होगा। उसके बाद आपकी हर बिल बुक लेटर हेड के ऊपर आपका नाम, आपका वेबसाइट की डिटेल, आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल, आपका ईमेल एड्रेस, आपका रजिस्टर्ड ऑफिस की डिटेल, ये सब आपके लेटर हेड और बिल हेड पर आ रहा होगा। उसके अलावा आपके प्रॉमिसरी नोट, हुंडी, बिल ऑफ एक्सचेंज पर आपका नाम आ रहा होगा, ठीक है। चलें, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर के लिए ये वाला पैरा। अब आते हैं इंट्रेंचमेंट। इंट्रेंचमेंट क्या है देखिएगा, ये इंस्टीट्यूट ने जो अपने स्टडी मटेरियल में अभी इनकॉर्पोरेट किया, ये क्या है? एंट्रेंचमेंट मतलब क्या है? मैं कहता हूं अभी तक का हमारा कॉन्सेप्ट कहता था कि अगर आर्टिकल में चेंज, आर्टिकल मतलब कंपनी के रूल्स में चेंज हो रहा है, तो वो बड़ा चेंज है या छोटा चेंज? तो भैया वो तो बड़ा चेंज है।
और अगर बड़ा चेंज है तो आर्टिकल में चेंज करने के लिए कौन सा रेजोल्यूशन चाहिए? द आंसर है स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए। बहुत बढ़िया, यानी कि आर्टिकल में चेंज करने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए, क्योंकि आपका आर्टिकल में चेंज एक बड़ा चेंज होता है। बिल्कुल ठीक। अब स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए भैया, मगर एक बात है। बात क्या है? एक कंपनी है ए लिमिटेड। इस ए लिमिटेड में एक तो है ग्रुप ए। ये ग्रुप ए के कुछ लोग हैं जिनके पास 60% शेयर्स हैं या 70% शेयर्स हैं। एक है ग्रुप बी जिनके पास 20% शेयर्स हैं, और एक है अदर्स जिनके पास 10% शेयर्स हैं। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना हो तो ग्रुप ए, क्योंकि अदर्स जो है बहुत सारे लोग हैं, ये मीटिंग में आते ही नहीं है ज्यादातर, तो ग्रुप ए और ग्रुप बी आता है, मगर ग्रुप ए की इतनी ताकत है कि अपने दम पर एसआर पास करवा ले। इतनी ताकत है ग्रुप ए के अंदर, तो ग्रुप बी बेचारा देखता रहता है। ग्रुप बी बेचारा देखता रहता है। अब हुआ क्या कि जब ऐसी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो रहा था, उस टाइम ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों एक साथ थे, दोनों बराबर थे। ये तो बाद में ग्रुप ए बढ़ गया, राइट शेयर्स ये लेता गया। ग्रुप बी ने राइट शेयर्स लिए नहीं, इन्वेस्टमेंट करने की ताकत थी नहीं, तो इसलिए ग्रुप ए लेता गया, राइट शेयर्स लेके आगे बढ़ गया, ग्रुप बी वहीं रह गया। अब ग्रुप बी और ग्रुप ए जिस टाइम ये कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कर रहे थे ना, उस टाइम दोनों ने कहा कि हम दोनों दोस्त हैं और हम एक दूसरे का कभी नाजायज फायदा नहीं उठाएंगे, एक दूसरे का सपोर्ट लेकर ही डिसीजन लेंगे। आर्टिकल में लिखा गया, एक क्लॉज लिखा गया कि अगर हम में से किसी के पास ज़्यादा शेयर भी हो जाते हैं तो भी हम जो कम शेयर वाला है यानी कि माइनॉरिटी की कंसेंट लेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। माइनॉरिटी की कंसेंट लेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। अब हुआ क्या? मैं कहता हूं किसी रेजोल्यूशन के लिए मेजॉरिटी चाहिए एसआर, आर्टिकल को चेंज करने के लिए मेजॉरिटी चाहिए एसआर। बट अब आपने इस तरीके से लिखा कि हम आपकी भी कंसेंट लेंगे, यानी कि ग्रुप ए प्लस ग्रुप बी की कंसेंट भी होनी चाहिए, यानी कि आपने 75% नहीं, आपने 90% कंसेंट कर दी। लॉ में लिखी गई बात से भी कुछ सख्त कंडीशन और डाल दिए। इसे कहते हैं एंट्रेंचमेंट। एंट्रेंचमेंट। लॉ तो कहता था 75 पे आर्टिकल चेंज हो जाएगा, बट आपने ऐसी कंडीशन डाली कि अब 90% पे चेंज हो रहा है। तो यानी कि जब लॉ में दी हुई सिचुएशन से भी कठिन सिचुएशन अगर आप डाल देते हो आर्टिकल को चेंज करने के लिए, तो एनी सच स्ट्रिक्ट कंडीशन इज कॉल्ड एज एंट्रेंचमेंट क्लॉज। इसे क्या कहा जाता है? एंट्रेंचमेंट क्लॉज कहा जाता है। क्लियर हो गई इतनी बात? बढ़ सकते हैं आगे, चलेगा। Usually, an article of association may be altered by passing a special resolution, but entrenchment make it more difficult to change it. Okay, so entrenchment means ये जो शब्द ये शब्द जिनका मुंह काला कर रखा है बड़े ध्यान से देखना। Entrenchment means making something more protective, यानी कि आसान नहीं, किसी को मुश्किल बना देना। चले, वो कहता है आर्टिकल में कंटेन प्रोविजंस फॉर एंट्रेंचमेंट टू द इफेक्ट दैट द स्पेसिफाइड प्रोविजन ऑफ द आर्टिकल में बी ऑल्टर्ड ओनली इफ द कंडीशन और द प्रोसीजर दैट आर मोर रेस्ट्रिक्टिव देन दोज एप्लीकेबल इन केस ऑफ एसआर आर मेट और कंप्लाइड विद। फॉर एग्जाम्पल, आर्टिकल can be altered only if consent of minority obtained या particular group has been obtained। आप ऐसा लिख सकते हो, आप ये चीज लिख सकते हो। ठीक है जी, चलें
अब ये एंट्रेंचमेंट कब डाला जाता है? या तो कंपनी के फॉर्मेशन पे डाल दिया जाता है, 99% ऐसे ही डाला जाता है एंट्रेंचमेंट क्लॉज कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के वक्त, क्योंकि बाद में डालना मुश्किल होता है, बट फिर भी प्रोसीजर है बाद में भी। और बाय एन अमेंडमेंट इन द आर्टिकल एग्रीड टू बाय, देखो अब एंट्रेंचमेंट क्लॉज अगर कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के बाद डालना है तो फिर उसको एग्री होना जरूरी है, बाय all the member of the company in case of a private company and by a special resolution in case of a public company। दोबारा बोलता हूं, all the member in case of a private company and special resolution in case of a public company। ये अपने आप में MCQ में आ सकता है और इसके बेसिस पे केस स्टडी भी बन सकती है। ठीक है, चलिए उसके बाद नोटिस टू द रजिस्ट्रार ऑफ द एंट्रेंचमेंट प्रोविजंस, कहते हैं वेयर द आर्टिकल कंटेन द प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट वेदर मेड ऑन द फॉर्मेशन और बाय द अमेंडमेंट, मतलब चाहे बाद में किया गया, द कंपनी शैल गिव नोटिस टू द रजिस्ट्रार ऑफ सच प्रोविजन इन सच फॉर्म एंड मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। फॉर्म नंबर पे यहां जाने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये कुछ एग्जाम्पल हैं एंट्रेंचमेंट के, देखिएगा ये कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं एंट्रेंचमेंट के। मैं पहला एग्जाम्पल पढ़वा देता हूँ, दूसरा एग्जाम्पल आप पढ़ सकते हो अपने आप। कहता है मिस्टर तरुण प्रमोटेड एन एजुकेशनल स्टार्टअप एंड गॉट इट रजिस्टर्ड एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। Initially, he and his family are holding all the shares in the company. In the article of association of a company, it is written that Mr. Tarun will remain director of the company. आर्टिकल में लिखा था कि तरुण ही डायरेक्टर रहेगा फॉर लाइफ टाइम, ओके। बट ही हैज अ फियर दैट टुमारो इफ 75% और मोर शेयर्स इन द कंपनी आर हेल्ड बाय नॉन फैमिली मेंबर, मतलब अगर भविष्य में 75% या ज़्यादा शेयर किसी और के पास चले गए तो देन बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन आर्टिकल में बी चेंज्ड and he may be removed। उसको ये डर था। Therefore, it was also written in the article that it can be removed from the post of director only if 90% votes are cast in favor of resolution। This is entrenchment। समझ आई बात? यानी कि डायरेक्टर को डर था कि मैं कंपनी को बना रहा हूं और मेरे को ही हटा दे तो उसने 95 लिख दिया अपने बारे में कि मुझे हटाने के लिए 95% मेजोरिटी चाहिए। ये एंट्रेंचमेंट है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। आप एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़ सकते हो। फिर आता है जी कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस एक्सेट्रा, सेक्शन 10 कैपिटल ए, ये नया अमेंडमेंट है। ये क्या कहता है? कहता है अ कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल शैल नॉट कमेंस एनी बिजनेस और एक्सरसाइज एनी बोरोविंग पावर। ध्यान रखना, शैल नॉट कमेंस एनी बिजनेस, बिजनेस नहीं शुरू करोगे, और एक्सरसाइज एनी बोरोइंग पावर मतलब लोन नहीं लोगे, नो लोन किसी बैंक वगैरह से, जब तक कि क्या कुछ वादे पूरे ना कर दो। कौन से वादे? याद करो कि जब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है तो इनकॉर्पोरेशन से पहले एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाया जाता है। इसी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एक सब्सक्रिप्शन क्लॉज आता है जिसमें प्राइवेट लिमिटेड में कंपनी में कम से कम 2 और पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 लोग ये वादा करते हैं कि हम कंपनी के शेयर्स लेंगे। कब? कंपनी का जन्म होने के बाद, कंपनी के जन्म होने के बाद। फिर हमने सेक्शन 56 में, याद करो सेक्शन 56 ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के चैप्टर में था, हमने 56 में एक बात भी की थी कि जो सब्सक्राइबर थे जिन्होंने अंडरटेकिंग ली थी कि हम कंपनी के शेयर्स लेंगे, वो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के 2 महीने के अंदर अंदर कंपनी उन्हें शेयर्स अलॉट भी करती है। अलॉट भी करती है। अलॉट तो तब करेगी ना जब ये पैसे देंगे कंपनी का, तो कंपनी अलॉट करेगी। अब इन्होंने पहले वादा किया था कि हम शेयर्स लेंगे, बाद में शेयर्स लेने से मना कर रहे हैं। अब मैं क्या करूं? अगर पहले वादे किए अब मना कर रहे हैं तो अब बताइए मैं क्या करूं? अगर 180 दिन तक फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी अगर ये अपने द्वारा दिए गए डिक्लेरेशन के मुताबिक पैसा नहीं लाते हैं तो फिर कंपनी को बिजनेस कमेंस नहीं करने दिया जाएगा, कंपनी को बोरोइंग का अधिकार नहीं होगा। कहता है अ कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल, ध्यान रखना अगर कंपनी की शेयर कैपिटल ही नहीं है तो ये कॉन्सेप्ट लगेगा ही नहीं। बट अगर कंपनी की शेयर कैपिटल है
तो फिर वो अपना बिजनेस शुरू नहीं करेगी या लोन बोरो नहीं करेगी जब तक कि अ declaration is filed by the director within a period of 180 days of the date of the incorporation. 180 days मतलब almost 6 महीने हो गए, of the company in such form and verified in such manner as may be prescribed with the registrar that every subscriber to the memorandum has paid the value of shares agreed to be taken by him on the date of making of such declaration. जो उसने डिक्लेरेशन दी थी वो पैसा वो कंपनी में ले आए हैं, और ये कंपनी ये आरओसी के पास अब कब तक फाइल करेंगे? 180 दिन तक। अगर मान लीजिए वो नहीं लाए हैं और आप ये डिक्लेरेशन फाइल नहीं कर पा रहे हैं 180 दिन तक, तो फिर कंपनी को बेटा बंद करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन है नहीं। एंड दूसरी चीज, कंपनी हैज फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार अ वेरिफिकेशन ऑफ इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस। याद होगा अभी मैंने कहा वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज के अंदर INC 22। तो कंपनी ने वेरिफिकेशन ऑफ इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस फाइल कर दिया है एज सॉरी ये प्रोवाइडेड रहने देना, एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 12, एज प्रोवाइडेड इन रहने देना सलामत सेक्शन 12। ठीक हो गई थी बात? आगे, if any default is made in complying with the requirement of this section, the company shall be liable to a penalty। जी पेनल्टी लग सकती है, कितनी की? कंपनी के ऊपर है 50,000 रुपए की। एंड ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट टू अ पेनल्टी ऑफ 1,000 रुपी फॉर ईच डे ड्यूरिंग विच सच डिफॉल्ट कंटिन्यू बट नॉट एक्सीडिंग एन अमाउंट ऑफ 1 लाख रुपी। तो ये पेनल्टी का अमाउंट है इनके लिए, याद करना है। देखो जी नई अमेंडमेंट है, कर लेना हो सके तो ये याद, ये वाला पेनल्टी का अमाउंट। थर्ड, वेयर नो डिक्लेरेशन हैज बीन फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार विद इन अ पीरियड ऑफ 180 डेज ऑफ द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। एंड द रजिस्ट्रार हैज रीजनेबल कॉज टू बिलीव दैट कंपनी इज नॉट कैरिंग ऑन एनी बिजनेस और ऑपरेशन। रजिस्ट्रार को पूरा शक है कि कंपनी कोई बिजनेस नहीं चला रही, तो फिर रजिस्ट्रार क्या कर सकता है? इस केस में कंपनी का नाम हटा सकता है अपने रजिस्टर से। ये सेक्शन 248 की बात है, सेक्शन 248, मगर वो यहां से जन्म लिया उसने तो इसलिए यहां पे भी लिखा हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गई बात? और आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िएगा। ये रूल नंबर तो याद करने की जरूरत नहीं है, इतना ध्यान रखिएगा। द डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 10A बाय अ डायरेक्टर साइन होनी चाहिए किसके द्वारा? शेल बी इन अ प्रेस्क्राइब फॉर्म विद अ प्रेस्क्राइब फी एंड कंटेंट ऑफ दीज फॉर्म शेल बी वेरीफाइड बाय अ कंपनी सेक्रेटरी और अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और अ कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। वो कंफर्म करेंगे कि हाँ जी ये सारी डिटेल फुलफिल हो चुकी है। प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ कंपनी परस्यूइंग ऑब्जेक्ट रिक्वायरिंग रजिस्ट्रेशन और अप्रूवल फ्रॉम एनी सेक्टोरल रेगुलेटर्स। क्या मतलब? अगर मान लीजिए कंपनी किसी नेचर की है जो कि कंपनी किसी एक रेगुलेटर के अंदर आती है, फॉर एग्जांपल बैंकिंग कंपनी है तो आरबीआई के अंदर, इंश्योरेंस कंपनी है तो आईआरडीए के अंदर, स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है तो सेबी के अंदर, ठीक है ना? ऐसी अगर कंपनी है सच एज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्सेट्रा, द रजिस्ट्रेशन और अप्रूवल एज द केस में बी फ्रॉम सच रेगुलेटर शेल ऑल्सो बी ऑब्टेन एंड अटैच विद द डिक्लेरेशन। ये MCQ पर्पज से ये भी पूछा जा सकता है। तो एक बार रिकॉल करें सेक्शन 10A को। चलिए सेक्शन 10A को रिकॉल करने की प्रोसेस शुरू करते हैं। सबसे पहले सेक्शन 10A में कहता है कि कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल। अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो या लोन लेना चाहते हो तो रुक जाओ, आप तब तक नहीं कर सकते जब तक कि अपने इनकॉर्पोरेशन के 180 दिन के अंदर अंदर आपने आरओसी को ये डिक्लेरेशन ना दी हो कि जो सब्सक्राइबर ने वादे किए थे शेयर लेने के, पैसा लाने के, वो उन्होंने वादे पूरे कर दिए हैं। और एंड जो आपका एक वेरिफिकेशन आपने अपने रजिस्टर्ड ऑफिस का करके आरओसी को फाइल कर दिया है सेक्शन 12 के अंतर्गत, जो कि आपने फाइल करना था विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो ये जिस दिन डिक्लेरेशन फाइल हो जाएगी, ये डिक्लेरेशन विद इन द प्रेस्क्राइब फॉर्म होनी चाहिए अलॉन्ग विद द प्रेस्क्राइब फी होनी चाहिए, ठीक है ना? फॉर्म फी रेलेवेंट नहीं है आगे। और ये वेरीफाइड की जाएगी किसके द्वारा?
चार्टेड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस के द्वारा, कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, या फिर आपके कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस के द्वारा। ठीक होगी इतनी बात। आगे, अगर मान लीजिए कोई भी डिक्लेरेशन 180 दिन तक ये फाइल नहीं होती है तो रजिस्ट्रार के पास पावर है कि वो कंपनी का नाम अपने रजिस्टर से, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के रजिस्टर से हटा देगा। ठीक हो गई बात। अगर कंपनी ने ये फॉर्म फाइल नहीं किए हैं, जो कि फाइल करने चाहिए थे, अगर 180 दिन के अंदर फाइल नहीं की हैं तो फिर कंपनी के ऊपर पेनल्टी का प्रावधान है, प्लस ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट के ऊपर भी प्रावधान है। कंपनी के ऊपर पेनल्टी 50,000 तक है और ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट के ऊपर पेनल्टी 1,000 रुपये पर डे, मगर मैक्सिमम पेनल्टी 1,00,000 रुपये तक की है। अगली बात, अगर मान लीजिए कंपनी ऐसी है जो कि किसी रेगुलेटर के अंदर, लाइक सेबी, आरबीआई, आईआरडीए के अंदर आती है, तो फिर जब आप ये डिक्लेरेशन फाइल करेंगे तो डिक्लेरेशन फाइल करते हुए उनसे जो आपने नेम का अप्रूवल लिया है, उनसे जो आपने अप्रूवल लिया अपने इनकॉर्पोरेशन के वक्त, वो भी साथ में ही अटैच करना पड़ेगा इस डिक्लेरेशन के। उनसे कौन सा अप्रूवल होता है, अभी बात की थी ना थोड़ी देर पहले ही कि वेंचर कैपिटल, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, म्यूचुअल फंड्स वगैरह की, तो ये रेगुलेटर से अप्रूवल लेते हैं। चले, फिर कहता थी कन्वर्जन ऑफ द कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड। क्या मतलब है? मान लीजिए आप एक कंपनी बन गए हैं। अब कंपनी बनने के बाद, चाहे प्राइवेट कंपनी बन गए चाहे पब्लिक, प्राइवेट या पब्लिक कंपनी बनने के बाद अब आप अपने आप को ऑल्टर करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट लिमिटेड इंटू पब्लिक लिमिटेड इंटू पब्लिक लिमिटेड, वाइसा वर्सा। अगर ऐसा करना चाहते हैं तो फिर अभी तक क्या था, प्राइवेट से पब्लिक करने के लिए कुछ प्रोविजन थे, पब्लिक से प्राइवेट करने के लिए कुछ प्रोविजन थे। सेक्शन 8 कंपनी को प्राइवेट या पब्लिक बनाने के लिए कुछ प्रोविजन थे। अब लॉ मेकर ने क्या किया, सेक्शन 18 के अंतर्गत इन सबका एक जॉइंट, मतलब ग्लोबली दिया हुआ है कि क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। अभी तक आपके सिलेबस में प्राइवेट कंपनी से पब्लिक एंड पब्लिक से प्राइवेट बनने का भी कॉन्सेप्ट था, पर अब जो लेटेस्ट स्टडी मटेरियल है उनमें उन्होंने अवॉइड कर दिया है। तो सेक्शन 14 हमने ये अपनी क्लास में करवाया हुआ है कि प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कैसे बना जाता है, मगर जो ये लेटेस्ट बैच हुआ था मेरा अगस्त 2019 का, उन बच्चों को नहीं कराया था ये कॉन्सेप्ट, उन बच्चों को नहीं कराया था तब, क्योंकि तब तक चेंज हो गया था। बट क्योंकि पिछले कई बच्चे ये सुन रहे होंगे ये क्लासेस, फरवरी 19, अगस्त 18, तो प्लीज़ मेक श्योर कि प्रोसीजर फॉर कन्वर्जन फ्रॉम प्राइवेट टू पब्लिक एंड पब्लिक टू प्राइवेट, सेक्शन 14 एंड प्रोवाइजो टू सेक्शन 14 नाम से 2 कॉन्सेप्ट आपकी कॉपीज़ में लिखवाए थे, या जो बच्चे नहीं भी पढ़े हुए उन्होंने भी कभी अगर याद किए हों, किसी भी टीचर से पढ़े हों, उन कॉन्सेप्ट को आप मत पढ़ना। अब केवल ये सेक्शन 18 पढ़ के जाना, क्योंकि वो अब सिलेबस से हट गए हैं, तो फिर ठीक है, क्यों मजे लेने अपनी ज़िंदगी में। कहता है कंपनी में कन्वर्ट इटसेल्फ इन सम अदर क्लास ऑफ कंपनी बाय ऑल्टरिंग इट्स मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। बिल्कुल ठीक है। फॉलोइंग इज द लॉ विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन ऑफ कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड। ओके, ऑलरेडी रजिस्टर्ड कंपनी अपने आप को ऑल्टर करना चाहती है, इस कॉन्सेप्ट बताइएगा ना। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, अपने आप को पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाना चाह रही है। पहले मुझे बताइए, क्या मेमोरेंडम में चेंज होगा? क्या मेमोरेंडम में चेंज होगा? होगा नहीं, क्योंकि मेमोरेंडम में सबसे पहले आता है कंपनी का नाम। आज कंपनी का नाम पहले प्राइवेट था, पब्लिक हो रहा है, तो चेंज हो रहा है। यस। आर्टिकल में चेंज होगा, कंपनी प्राइवेट लिमिटेड थी, उसके आर्टिकल में कुछ रेस्ट्रिक्शन होती हैं जो कि उसके सेक्शन 2 क्लॉज 68 में दी गई हैं। अब कंपनी जब पब्लिक में कन्वर्ट होगी तो सेक्शन 2 क्लॉज 68 की वो सारी रेस्ट्रिक्शन हट जाएंगी। तो क्या आर्टिकल में चेंज होगा? यस। By alteration of the memorandum and article, a company of any class registered under this act may convert itself as a company of other class under the act by alteration of the memorandum and article in accordance with the provision of this chapter. प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर का मतलब, जैसे मेमोरेंडम का ऑल्ट्रेशन, मेमोरेंडम में जो क्लॉज का ऑल्ट्रेशन हो रहा है उस क्लॉज के ऊपर जो सेक्शन लगता है उसको फॉलो करो। आर्टिकल में जैसे कैसे होता है ऑल्ट्रेशन, सेक्शन 14 के अंदर होता है तो उसे ऑल्टर करो। मेमोरेंडम में रिस्पेक्टिव सेक्शन के अकॉर्डिंग ऑल्टर करो।
उसके बाद आपने रिस्पेक्टिव सेक्शन के अकॉर्डिंग मेमोरेंडम को ऑल्टर किया, सेक्शन 14 के अंतर्गत आर्टिकल को ऑल्टर किया, उसके बाद फाइल एन एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार. Wherever such conversion of company is required to be done, the company shall file an application to the registrar, who shall, after satisfying himself that the provisions applicable for the registration of company, memorandum and article सही altered हो गए हैं, have been complied with, close the former registration of the company. पुराना रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा और नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन वो इशू कर देगा. आफ्टर रजिस्टरिंग द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इन द सेम मैनर एज इट्स फर्स्ट रजिस्ट्रेशन. ठीक है, तो नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंपनी का इशू हो जाएगा. अच्छा, कंपनी की डेट ऑफ बर्थ भाई बदलेगी क्या? सोचो ना, मैं अपना नाम अमित पोपली से पुनीत पोपली करना चाहता हूँ, तो मैं अमित पोपली से पुनीत पोपली करना चाहता हूँ, तो क्या मैं दोबारा से पैदा हूँ क्या? नहीं, मैं पैदा तो हो चुका हूँ, वो कांड हो गया जो होना था, अब दोबारा नहीं पैदा होऊंगा. समझ आई बात? बट ये ठीक है कि मेरा नया नाम इस दिन से इफेक्टिव हुआ है, ये मुझे पता रहेगा. जन्म प्रमाण पत्र वही रहेगा मेरा कि इस दिन आप धरती पे आए थे. चले, नो इफेक्ट ऑन द डेट लायबिलिटी इनकर्ड बिफोर सच कन्वर्जन. क्या कंपनी की जो लायबिलिटीज थी वो खत्म हो जाएंगी? कंपनी के क्रेडिटर वगैरह के ऊपर कुछ इंपैक्ट पड़ेगा? ना 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 ना, कुछ भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा. द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी अंडर दिस सेक्शन शेल नॉट अफेक्ट एनी डेट, लायबिलिटीज, ऑब्लिगेशंस और कॉन्ट्रैक्ट इनकर्ड और एंटर्ड इनटू बाय और ऑन बिहाफ ऑफ अ कंपनी बिफोर कन्वर्जन. बस जी, आगे वाली लाइन लिखने की जरूरत भी नहीं है. लो जी, सेक्शन 18. अब आते हैं लास्ट चेंज के ऊपर, एग्जीक्यूशन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेट्रा. हालांकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन तो नहीं है, बट फिर भी सुन लीजिएगा क्या कहता है. कहता है, मान लीजिए कंपनी के बिहाफ पर किसी बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करना है, किसी प्रोमिसरी नोट को लिखना है, किसी हुंडी को लिखना है या एक्सेप्ट करना है, तो ये काम कंपनी खुद करेगी क्या? नहीं. इन सब कामों के लिए कंपनी अपने किसी ऑफिसर को ऑथराइज करती है, अपने किसी ऑफिसर को ऑथराइज करती है जो बिल ऑफ एक्सचेंज पे एक्सेप्ट करने का काम करेगा, बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करने का काम करेगा, प्रोमिसरी नोट ड्रॉ करने का काम करेगा, हुंडी को ड्रॉ या एक्सेप्ट करने का काम करेगा. ये सारे काम एक ऑथराइज्ड ऑफिसर के द्वारा दिए जाएंगे. इस ऑथराइज ऑफिसर को जब भी एक रिटन डॉक्यूमेंट के द्वारा एक पेपर होगा जिस पे लिखा जाएगा कि हमने इसको ऑथराइज किया है, वो रिटन पेपर पे अगर कंपनी की कॉमन सील है तो वो कॉमन सील जरूर 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 लगी होनी चाहिए. ठीक हो गई बात? अगर मान लीजिए कंपनी के पास कॉमन सील नहीं है, तो फिर वो जो डॉक्यूमेंट है जिसके द्वारा इसे ऑथराइज किया गया है, उस डॉक्यूमेंट पे कम से कम 2 डायरेक्टर्स के साइन होंगे, या फिर 2 डायरेक्टर के साइन नहीं ले रहे तो फिर 1 डायरेक्टर और साथ में कंपनी सेक्रेटरी के साइन होंगे. अब पढ़ना शुरू कीजिएगा. कहता, बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडी और प्रोमिसरी नोट शेल बी डीम्ड टू हैव बीन मेड एक्सेप्टेड. मेड मतलब ड्रॉन, मेड मतलब ड्रॉन, एक्सेप्टेड, इंडोर्स्ड on behalf of a company if made, accepted, drawn or endorsed in the name of or on behalf of or on account of the company by any person acting under its authority. मतलब कैसे लिखा जाता है पता है? आई मिस्टर जय authorized representative on behalf of X Limited having registered office at Lakshmi Nagar, promise to pay rupees 1 lakh to Y Limited, J.
इस तरीके से प्रॉमिसरी नोट का मैंने एग्जांपल दिया है। तो इसके लिए जरूरी है कि पहले आपने जय को ऑथराइज किया हो। ठीक, अब कंपनी ऑथराइज करेगी कैसे? अ कंपनी में बाय द राइटिंग अंडर इट्स कॉमन सील इफ एनी, अगर वो है तो ऑथराइज एनी पर्सन आइदर जनरली और इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी स्पेसिफाइड मैटर। देखो, दो तरीके की ना आप पावर देते हो, एक होती है जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी और एक होती है स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी। दोनों में फर्क क्या होता है वैसे? जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, इसका मतलब मान लीजिए मुकेश अंबानी साहब को किसी जरूरी काम से बाहर जाना पड़ गया। अब मुकेश अंबानी साहब अगर किसी जरूरी काम से बाहर गए हैं तो फिर उन्होंने मुझे बुलाया, कहने लगे पोपली साहब, मैंने कहा हाँ जी, कहने लगे मुझे जाना पड़ रहा है अमेरिका, मैंने कहा अच्छा, फिर कहने लगे मेरे पीछे आपने ही संभालनी है रिलायंस। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा तुम्हें एक बात बताऊं, ये एग्जाम्पल देते हुए, तुम ऐसे हंसो मत। आज पता है, आज तारीख है 1 मार्च, आज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का एग्जाम लॉन्च हुआ। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने लॉन्च किया कि अगर किसी कंपनी में, लिस्टेड कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए एक एग्जाम पास करना पड़ता है। आज से ही लॉन्च हुआ। सबसे पहला एग्जाम देने वाले लिस्ट में मेरा ही नाम था एंड क्लियर हो गया है। और नाउ अमित पोपली, चार्टर्ड अकाउंटेंट प्लस इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, हैज बिकम एलिजिबल टू बिकम एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ एनी लिस्टेड कंपनी। लेट अस सी, देखेंगे। चलो जी आगे बढ़े। तो कहता है, हाँ तो मैं कहाँ था, मैं भटक गया थोड़ा सा, अरे यार ये आदमी फिर भटक गया। तो कहता है कि अब जब कंपनी में बाय राइटिंग अंडर इट्स कॉमन सील इफ एनी ऑथराइज एनी पर्सन, कॉमन सील अगर कंपनी की है तो कंपनी राइटिंग में ऑथराइज कर सकते हैं किसी भी पर्सन को, या तो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी या स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी देकर। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी का मतलब है कि अच्छा, मैं मुकेश अंबानी के एग्जांपल पे था, तो अब मुकेश अंबानी साहब ने कहा पोपली साहब मेरे पीछे संभाल लेना कंपनी में। आगा चिंता न कर यार, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने कहा वैसे संभालना किस किस को है? कह लगे देखो, मेरे बैंकर्स को, मेरे क्रेडिटर्स को, मेरे डेटर्स को, मेरे एम्प्लॉयज़ को, मेरे वर्कर्स को, और इन सबको संभालना है। मतलब मैंने कहा सीधी सी बात है, आप फैमिली के साथ जा रहे हो, आपकी फैमिली को छोड़कर बाकी सबको संभालना है। कहने लगे हाँ, मैं चिंता मत करो, पोपली इज हियर, दिस इज कॉल्ड जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी। बट उन्होंने मुझे कहा कि पोपली साहब ऐसा है कि मैं चाहता हूं आप मेरे बैंक्स को संभाल लेना, बस बाकियों के लिए मैंने अलग अलग लोग अपॉइंट किए, बैंक को आप संभाल लेना। मैं चिंता ही नहीं। अब केवल एक पावर देके गए हैं मुझे, इसे कहते हैं स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी। ठीक हो गया, क्लियर? चलिए, तो कॉमन सील के द्वारा कंपनी ऑथराइज कर सकती है किसी पर्सन को या तो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी इन जनरली या फिर और इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी स्पेसिफाइड मैटर एज इट्स अटॉर्नी। अटॉर्नी मतलब पावर ऑफ अटॉर्नी जैसे होता है ना, अटॉर्नी मतलब रिप्रेजेंट करेगा, टू रिप्रेजेंट, जो कंपनी के बिहाफ पर एग्जीक्यूट करेगा अदर डीड्स ऑन इट्स बिहाफ इन एनी प्लेस आइदर इन और आउटसाइड इंडिया। अगर कंपनी के पास कॉमन सील नहीं है तो ऑथराइजेशन होना चाहिए 2 डायरेक्टर के द्वारा और बाय डायरेक्टर एंड कंपनी सेक्रेटरी वेयर एवर द कंपनी हैज अपॉइंटेड कंपनी सेक्रेटरी। अब हर कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी नहीं होता, जिनमें है वहां पर। अ डीड साइन बाय सच एन अटॉर्नी, अगर कोई ये अटॉर्नी कोई डीड साइन करता है तो क्या वह कंपनी के ऊपर बाइंडिंग होगी? द आंसर इज यस, दैट डीड वुड बी बाइंडिंग ऑन द कंपनी। क्लियर हो गई इतनी बात? चलो जी, तो ये हमारी अमेंडमेंट थी जी, और लगभग सारी अमेंडमेंट बस इसी के अंदर ही थी, मेमोरेंडम के अंदर भी। अब मैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के चैप्टर को एक बार रिकॉल करवाने जा रहा हूं, आपको पूरा रिवाइज करवाने जा रहा हूं। चलिए मेरे साथ शुरू कीजिएगा। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का पूरा चैप्टर हम लोग रिकॉल करने जा रहे हैं। सबसे पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का चैप्टर हमने कहा जी, मैं इस टाइम वो अपनी कॉपी खोल के बैठा हूँ किसी स्टूडेंट की जो मैंने लिखवाए हुए हैं, और आपने अगर किसी बुक से पढ़ा है तो बुक ओपन कर लीजिए, अगर आप मेरे से नहीं भी पढ़े हैं, किसी बुक से पढ़ा बुक ओपन कर लीजिए, किसी टीचर से पढ़े हैं उनके नोट्स ओपन कर लीजिए, मोर और लेस कॉन्सेप्ट तो सेम ही होगा ना। शुरू करूं? चले,
हम सबसे पहले आते हैं कंपनी के नेम क्लॉज के ऊपर। कंपनी के नेम क्लॉज के ऊपर, कंपनी के नेम के बारे में आज भी अभी क्लास में मैंने इसमें भी चर्चा की है। सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए कंपनी के नेम क्लॉज के बारे में बताता है कि कंपनी के नेम क्लॉज में प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड होगा और अनडिजायरेबल नहीं होगा। अब हम बात करते हैं जो हमारे लिए रेलेवेंट है, वो है ऑल्ट्रेशन ऑफ नेम। क्या कंपनी के नेम क्लॉज को ऑल्टर किया जा सकता है? द आंसर इज यस। ऑल्ट्रेशन के दो तरीके हमने पढ़े, एक होता है रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम जो कि सेक्शन 16 के अंदर है, और एक है चेंज ऑफ नेम जो कि सेक्शन 13 के अंदर है। सबसे पहले हम रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम सेक्शन 16 पर आते हैं। सेक्शन 16 कब लगता है? सेक्शन 16 तब लगता है जब कंपनी का नाम अनडिजायरेबल होता है। अनडिजायरेबल का मतलब होता है कि कंपनी का नाम या उसका ट्रेडमार्क किसी एग्जिस्टिंग कंपनी के नाम या ट्रेडमार्क से मिलता जुलता है। किसी एग्जिस्टिंग कंपनी के नाम या ट्रेडमार्क से मिलता जुलता है तो सेक्शन 16 लग गया। अब अगर सेक्शन 16 लग गया तो फिर क्या होगा? तो फिर इस कंपनी को अपना नाम ऑल्टर करना पड़ेगा। अब नाम ऑल्टर करने का प्रोसीजर क्या होता है? देखिएगा, नाम ऑल्टर करने का प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले कंपनी यानी कि ये जो नई बन रही कंपनी है वो, या फिर एग्जिस्टिंग कंपनी, अगर मान लीजिए एक टाटा केमिकल लिमिटेड नाम की कंपनी है और मेरी नई कंपनी बनी जिसका नाम है टाटा पेट्रोकेमिकल लिमिटेड, तो भाई साहब किसका नुकसान किया मैंने? एग्जिस्टिंग कंपनी का। तो फिर नाम ऑल्टर कराने के लिए, क्योंकि कंपनी एक मिलते जुलते नाम से रजिस्टर्ड हुई है या मिलते जुलते ट्रेडमार्क से रजिस्टर्ड हुई है, तो फिर आरओसी के पास कौन जा सकता है? या तो खुद कंपनी जा सकती है, नई वाली कंपनी, या एग्जिस्टिंग कंपनी भी उसकी कंप्लेन लेकर जा सकती है। ठीक हो गई इतनी बात। दूसरी बात, अगर एग्जिस्टिंग कंपनी कंप्लेन लेकर गई है नई कंपनी की, तो ये कंप्लेन 3 साल के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द न्यू कंपनी और फ्रॉम द चेंज ऑफ इट्स नेम फाइल होनी चाहिए। बट अगर कंपनी खुद अपना नाम ऑल्टर करवाने के लिए गई है कि हमारा नाम मिलता जुलता है, तो फिर कोई टाइम लिमिट नहीं है। ठीक है, दोबारा रिपीट करता हूं। अगर मान लीजिए एग्जिस्टिंग कंपनी चाहती है कि हम नई कंपनी का नाम ऑल्टर करवाएं क्योंकि इनका नाम हमसे मिलता जुलता है, तो 3 साल का वक्त है फ्रॉम द चेंज ऑफ द नेम, फ्रॉम द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी और फ्रॉम द चेंज ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी। और नई कंपनी अगर नाम अपना ऑल्टर करवाना चाहती है क्योंकि उनका नाम किसी एग्जिस्टिंग कंपनी से मिलता है, तो उनके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। अब इस एप्लीकेशन के बाद सही में सेंट्रल गवर्नमेंट कंसीडर करेगा कि क्या नाम सही में मिलता जुलता है, और अगर मिलता जुलता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक डायरेक्शन इशू करेगा नई कंपनी को कि अपना नाम ऑल्टर कर दो। अब इस डायरेक्शन के बाद नई कंपनी अपना नाम ऑल्टर करने की प्रक्रिया को शुरू करेगी। अब ये प्रक्रिया शुरू कैसे होगी? क्योंकि मेंबर से अप्रूवल लिया जाएगा। अब मैंने कहा ना, अनडिजायरेबल नेम 2 कारण से हो सकता है, या तो आपका नाम मिलता जुलता है या ट्रेडमार्क मिलता जुलता है। तो अगर मान लीजिए आपको डायरेक्शन दी गई कि अपना नाम चेंज करो, आपका डायरेक्शन क्यों दी गई, नाम क्यों चेंज करो? क्योंकि आपका नाम मिलता जुलता था, तो अब आपके पास 3 महीने का वक्त है, विद इन 3 मंथ्स आप ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके नया नाम रख सकते हो। और अगर ट्रेडमार्क मिलता चलता था तो आपके पास 6 महीने का वक्त है कि 6 महीने के अंतर्गत आप ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके अपना नाम ऑल्टर कर सकते हो। ठीक है जी। अब जैसे ही ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन वगैरह पास हो जाएंगे, उसकी डिटेल अब आप फाइल कर देंगे किसके पास? आरओसी के पास। अब आरओसी का आपने डिटेल फाइल की, जिसके बेसिस पर आरओसी एक नया सर्टिफिकेट इशू करेगा, क्योंकि अब आपका नाम चेंज हो रहा है, तो नया सर्टिफिकेट इशू करेगा जिसके अंदर नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करेगा, जिसमें आपका नया नाम वगैरह मेंशन किया जाएगा। ठीक हो गई बात। ये सेक्शन 16 का प्रोसीजर था। मगर मान लीजिए कंपनी मजबूरी में नहीं बल्कि अपनी इच्छा से अपना नाम चेंज करना चाहती है। कंपनी इसलिए चेंज करना चाहती है क्योंकि उसका नाम अनडिजायरेबल नहीं है, बट कोई और रीजन है। फॉर एग्जांपल, कंपनी का अमेलगमेशन हुआ, कंपनी के पंडित जी ने कहा कि ये नाम शुभ नहीं है, एग्जिस्टिंग नाम, इसे चेंज करवाओ, तो फिर क्या होगा? तो फिर कंपनी का नेम चेंज होगा सेक्शन 13 के अंतर्गत। सेक्शन 13 कहता है कि अगर मान लीजिए कंपनी अपनी इच्छा से अगर नाम चेंज करवाना चाहती है, तो कंपनी को इसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके उसकी कॉपी आप आरओसी को सबमिट करोगे। आरओसी उस कॉपी को देखने के बाद कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा, जिसमें नया नाम इनकॉर्पोरेट वो कर देगा। बट एक बात ध्यान रखने वाली बात ये थी कि कंपनी चेंज ऑफ नेम केवल तभी कर सकती है जब आज की डेट में
कंपनी का कोई भी एनुअल रिटर्न की फाइलिंग में कोई भी डिफॉल्ट ना हो, कंपनी का आज के डेट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो सेक्शन 136 के अंदर फाइल की जाती है, एनुअल रिटर्न 92 में, एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 92 में कोई डिफॉल्ट नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 136 में कोई डिफॉल्ट नहीं है, कोई और जो डॉक्यूमेंट जो आरओसी को फाइल होना चाहिए था उसमें कोई डिफॉल्ट नहीं है, और साथ में आज के डेट में डिपॉजिट्स और डिबेंचर्स और उनके ऊपर इंटरेस्ट में कंपनी का कोई डिफॉल्ट नहीं है। केवल तभी कंपनी अपना नाम सेक्शन 13 के अंदर चेंज करवा सकती है। ठीक हो गई थी बात। चले, फिर हमारा अगला क्लॉज था ऑब्जेक्ट क्लॉज, सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी के अंदर। हम ऑलरेडी इसकी चर्चा अभी अमेंडमेंट क्लास में भी कर चुका हूं कि इसके अंदर स्टेट का नाम दिया जाता है, एग्जैक्ट एड्रेस आप बाद में भी सप्लाई कर सकते हो। मान लीजिए आपने रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज एक रखा और उसे बाद में आप ऑल्टर करना चाहते हैं, तो अब उसके ऑल्ट्रेशन के लिए हमारे पास दो सेक्शन है, एक है सेक्शन 12 और एक है सेक्शन 13। सेक्शन 12 ऑल्ट्रेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस में तब लगता है जब कंपनी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर रही है मगर स्टेट के उसी स्टेट के अंदर अंदर कर रही है। सेक्शन 13 लगता है तब जब कंपनी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर रही है मगर उस स्टेट के भी बाहर ले जा रही है, यानी कि बड़ा ही चेंज हो रहा है। तो फिर अब प्रोसीजर ऑल्ट्रेशन का क्या होगा, हम सबसे पहले उस सिचुएशन को देखते हैं जब कंपनी विद इन स्टेट चेंज कर रही है। तो चलिए विद इन स्टेट के प्रोविजंस को देखना शुरू करते हैं, मतलब सेक्शन 12 को देखना शुरू करते हैं। चलिए जी, सेक्शन 12 क्या कहता है? सेक्शन 12 कहता है भैया कि मान लीजिए कंपनी विद इन द सेम सिटी, टाउन और विलेज अपना रजिस्टर्ड ऑफिस ऑल्टर कर रही है। अच्छा, तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नया प्लेस देख कर आएंगे, यानी कि बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा, वो अप्रूव करेंगे इस प्लेस को। उसके बाद क्योंकि विद इन द सेम सिटी है, मेंबर्स को इफेक्ट क्या पड़ेगा? कुछ नहीं, तो इसलिए मेंबर की अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। बट अब याद करो कि आपने आरओसी को अपने रजिस्टर्ड ऑफिस की डिटेल सबमिट की होगी आईएनसी 22 के अंदर। आईएनसी 22 के अंदर आपने इनकॉर्पोरेशन के 30 दिन के अंदर अंदर, हमने पढ़ा आज की क्लास में, आरओसी को आप बताते हो कि आरओसी हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस यहाँ है। अब आप उसे चेंज कर रहे हो, चाहे विद इन द सेम सिटी कर रहे हो, आरओसी को बताने की जरूरत है। यस, तो इसलिए आईएनसी 22 फाइल होगा आरओसी को, जिसमें आप नई कंपनी अपने नया एड्रेस चाहे विद इन द सेम सिटी, टाउन और विलेज है उसके बारे में बताओगे। ठीक हो गई थी बात। चलो, तो क्या क्या हुआ? बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ा, आईएनसी 22 पास, आईएनसी 22 आरओसी को फाइल हुआ, मेंबर की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। दूसरा केस, मान लीजिए आप रजिस्टर्ड ऑफिस अपना चेंज कर रहे हो और एग्जिस्टिंग सिटी, टाउन और विलेज से बाहर ले जा रहे हो। फॉर एग्जांपल गाजियाबाद से कानपुर ले जा रहे हो मगर स्टेट अभी भी यूपी है। फॉर एग्जांपल इंदौर से उज्जैन ले जा रहे हो मगर स्टेट तो फिर भी मध्य प्रदेश है। ठीक है ना? चले, तो क्या कहता है, अब आपको क्या करना पड़ेगा? बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। और उसके बाद क्योंकि मेंबर्स तो ये सोच के एडमिट हुए थे कि कंपनी गाजियाबाद की है, आज अब 600 किलोमीटर दूर कानपुर जा रहे हो, तो क्या स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा? यस, स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा। अब स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा तो स्पेशल रेजोल्यूशन की एक कॉपी, जो कि हमारा फॉर्म नंबर होता है MGT 14, जहां जहां एसआर आता है उसकी कॉपी MGT 14 आरओसी को सबमिट होती है। मतलब मैं दूसरे शब्दों में कह सकता हूं कि रेजोल्यूशन पास करने के बाद उसकी डिटेल आप आरओसी को सबमिट करते हैं और फॉर्म नंबर क्या है, अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया है तो MGT 14, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के केस में फॉर्म डिफरेंट नंबर है, याद नहीं करना। ठीक है, आगे उसके बाद आपने नई लोकेशन आरओसी को बताओगे, आप रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को कि हाँ जी हमारी ये नई लोकेशन है। यस, नई लोकेशन के बारे में आप उन्हें बताओगे, फॉर्म नंबर INC 22 फाइल होगा। तो बोर्ड रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन, MGT 14, INC 22। ठीक है, आगे अब मान लीजिए कंपनी सेक्शन 12 के अंदर एक केस और बनता है जो कि केवल 2 स्टेट्स के अंदर पॉसिबल है, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। ये 2 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर एक स्टेट के अंदर 2-2 आरओसी काम करते हैं। फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र के अंदर आरओसी मुंबई एंड आरओसी पुणे, और तमिलनाडु के अंदर आरओसी चेन्नई एंड आरओसी कोयम्बटूर। तो कंपनी अगर पुणे से मुंबई या मुंबई से पुणे, कंपनी अगर चेन्नई से कोयम्बटूर या कोयम्बटूर से चेन्नई की रेंज में जा रही है तो क्या होगा? तो लॉ कहता है कि अब बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा, MGT 14 आएगा,
INC 22 फाइल होगा ROC को, ये सब हो गया। इसके अलावा आपको एक रीजनल डायरेक्टर नाम के ऑफिसर की अप्रूवल चाहिए होगी। रीजनल डायरेक्टर नाम के ऑफिसर की अप्रूवल चाहिए होगी, उसको आप एप्लीकेशन फाइल करेंगे। कौन से फॉर्म में एप्लीकेशन फाइल होगी? द आंसर इज INC 23। रीजनल डायरेक्टर INC 23 के अंदर एप्लीकेशन फाइल करने के बाद अपनी अप्रूवल देगा। अब रीजनल कंफर्मेशन देगा, वर्ड यूजेस कंफर्मेशन, इन यहां पर कंफर्मेशन। रीजनल डायरेक्टर अपनी जब कंफर्मेशन दे देगा तो इस कंफर्मेशन को लेकर आप किसके पास जाएंगे? ROC के पास जाएंगे, ROC को जमा कराएंगे, जिसके बाद ROC आपको अलाउ कर देगा कि लो जी आप नंबर आप नया रजिस्टर्ड ऑफिस ऑल्टर कर सकते हो। ठीक हो गई इतनी बात। और अब आते हैं सेक्शन 13। सेक्शन 13 कहता है कि जब कंपनी एक स्टेट छोड़कर दूसरी स्टेट में जा रही है तो सेक्शन 13 लग गया। अब प्रोसीजर फिर देखेगा, बोर्ड रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन, MGT 14, INC 22। अब यहां पर भी INC 23 फाइल होगा, मगर ये INC 23 रीजनल डायरेक्टर को नहीं बल्कि CG के पास जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जब ये जाएगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? विद इन 60 डेज अपनी अप्रूवल दे देगी। 60 दिन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल आने के बाद आप इस अप्रूवल को ROC के पास फाइल कर देंगे। बस इतना सा प्रोसीजर है। अब ध्यान रखना, जिन्होंने फेब 2019 एंड अगस्त 2018 के बैच लिए थे, अगर आप वो देख रहे होंगे तो आपकी कॉपी में बहुत डिटेल प्रोसीजर लिखवाया हुआ है कि पहले सजेशन इनवाइट की जाएंगी, फिर ऑब्जेक्शन इनवाइट की जाएंगी, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट एक मीटिंग लेगी, उस मीटिंग के अंदर डिस्कशन होगी। बहुत सारा प्रोसीजर मैंने लिखवाया था 2 पेज का। आपके स्टडी मटेरियल ने अब कह दिया कि फालतू कुछ नहीं चाहिए, हालांकि वो है, वो सेक्शन में सारा प्रोसीजर लिखा हुआ है। पूरा सेक्शन वो है जो आपने कॉपीज में लिखा था, अगर आप फेब 19 के बच्चे हो या अगस्त 18 के बच्चे हो, परंतु स्टडी मटेरियल ने अब उस प्रोसीजर को बहुत ब्रीफली लिखा है। तो इसलिए इस प्रोसीजर को मैं एक बार दोबारा रिकॉल करता हूं। अगर कंपनी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रही है तो कौन से पॉइंट लिखेंगे? पहला पॉइंट, बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा। दूसरा पॉइंट, स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा। तीसरा पॉइंट, MGT 14 SR की कॉपी ROC को। फोर्थ, INC 22 ROC के पास जाएगा। फिफ्थ पॉइंट, INC 23 सबमिट करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को उसकी अप्रूवल लेने के बाद। अप्रूवल लेने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी अप्रूवल देगी 60 डेज के अंदर अंदर। सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल को आप ROC के पास फाइल कर देंगे। बस ये प्रोसीजर आपने याद करना है। ठीक हो गई इतनी बात। सिमिलरली रीजनल डायरेक्टर वाला, मतलब महाराष्ट्र का केस और तमिलनाडु का केस, कितनी चीजें हैं दोबारा? बोर्ड रेजोल्यूशन, MGT 14 की कॉपी ROC को, उसके बाद INC 22 ROC को। और ये ध्यान रखना, INC 22 एक स्टेट से दूसरी स्टेट वाले में भी है INC 22, अगर मैं बोलना भूल गया हूं गलती से तो दोबारा से बोलता हूं। बोर्ड रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन, MGT 14, INC 22, ये ROC को फाइल किया। उसके बाद आप क्या करेंगे? रीजनल डायरेक्टर को एप्लीकेशन, फॉर्म नंबर INC 23 रीजनल डायरेक्टर के पास भी वही जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी वही जाता है। रीजनल डायरेक्टर के पास कितने दिन है? 30 दिन। 30 दिन के अंदर वो क्या करता है? वर्ड यूजेस कंफर्मेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितने दिन है? 60 डेज। सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ ये वर्ड यूज क्या है? अप्रूवल। ये छोटा सा डिफरेंस ध्यान रखना, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है सच। अब फिर रीजनल डायरेक्टर की कंफर्मेशन आप ROC को फाइल करते हैं, और जब स्टेट चेंज होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल आप ROC को फाइल करते हैं। दैट्स इट। ठीक है, तो ये आपका रजिस्टर्ड ऑफिस का ऑल्ट्रेशन था। रजिस्टर्ड ऑफिस का ऑल्ट्रेशन करने के बाद हम आए ऑब्जेक्ट क्लॉज पर। ऑब्जेक्ट क्लॉज सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 क्लॉज C में दिया हुआ है। ऑब्जेक्ट क्लॉज 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक होता है कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट और एक होते हैं इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट। मेन ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वो ऑब्जेक्ट जिसको पूरा करने के लिए कंपनी ने जन्म लिया, और इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट होते हैं वो ऑब्जेक्ट जो कि मेन ऑब्जेक्ट को अचीव करने में मदद करते हैं। ठीक है, क्या कंपनी अपना ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑल्टर कर सकती है? द आंसर इज यस। सेक्शन 13 के अंदर इसका प्रोसीजर भी दिया हुआ है कि किस तरीके से ऑब्जेक्ट क्लॉज को ऑल्टर किया जा सकता है। अब ऑल्टरेशन इन ऑब्जेक्ट क्लॉज के लिए ना, इस पूरे प्रोसीजर को मैं ब्रॉडली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं। पहला लिस्टेड कंपनी का प्रोसीजर और दूसरा अनलिस्टेड कंपनी में प्रोसीजर। मगर सबसे पहली चीज कॉमन है दोनों के लिए, वो क्या? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को कंप्लाई करना पड़ेगा, चाहे आप लिस्टेड कंपनी हैं या आप अनलिस्टेड कंपनी हैं, आर्टिकल को कंप्लाई जरूर करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद आइएगा सेकंड,
अब अगर आप एक अनलिस्टेड कंपनी है, यानी कि आपके शेयर्स लिस्ट नहीं है, तो फिर आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। अच्छा, परंतु अब अगर आप एक लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी यानी कि एक ऐसी कंपनी जिसने पब्लिक से पैसा लिया है और स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट है, अगर मान लीजिए आपने पब्लिक से पैसा रेज किया, पब्लिक से पैसा रेज करने के बाद आपके पास कुछ अनस्पेंड अमाउंट रह गया था, अनस्पेंड अमाउंट अगर आपके पास कुछ रह गया था, अनयूटिलाइज अमाउंट रह गया था, और आज उस अमाउंट को आप दूसरी जगह यूज करना चाहते हैं, अपने मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट को चेंज उसके लिए करना चाहते हैं, तो फिर सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको जो डिसेंटिंग शेयर होल्डर थे, आपको एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। यहां पे स्पेशल रेजोल्यूशन पोस्टल बैलेट के थ्रू पास होता है, ध्यान रखना। अब स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के बाद अगर मान लीजिए स्पेशल रेजोल्यूशन कब पास होता है, 75% फेवर में आ गए, 25% अगेंस्ट में रहे, तब भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो जाएगा। परंतु वो जो 25% अगेंस्ट रहे उनका तो आपने पप्पू बना दिया ना भाई, उन्होंने पैसा कुछ और सोच के लगाया था, मगर कंपनी आज कुछ और करने जा रही है, तो फिर उन सब शेयर होल्डर को नाम दिया जाता है डिसेंटिंग शेयर होल्डर। तो कंपनी अब आपको डिसेंटिंग शेयर होल्डर को एक सम्मानजनक विदाई, जिसे हम कहते हैं एग्जिट अपॉर्चुनिटी, देनी पड़ेगी इन सभी को, इनके सफा लिस्टेड कंपनी। उसके अलावा कंपनी आपको पब्लिकेशन करवाना पड़ेगा एक इंग्लिश और एक वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर के अंदर कि आप अपना ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑल्टर कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, ये सब रीजन आपको मेंशन करना पड़ेगा पब्लिकेशन के द्वारा। अब चाहे लिस्टेड कंपनी हो या अनलिस्टेड कंपनी हो, उन दोनों के लिए अब कुछ कॉमन पॉइंट्स और हैं। वो क्या, सभी प्रकार की कंपनी को जब जो स्पेशल रेजोल्यूशन उन्होंने पास किया है उसकी कॉपी वो आरओसी को सबमिट करेंगी। उसके बेसिस पर आरओसी एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज देगा, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज देगा। जिस दिन ये सर्टिफिकेट आएगा उसी दिन के बाद कंपनी नया ऑब्जेक्ट अचीव कर सकती है या शुरुआत कर सकती है, उससे पहले कंपनी नए ऑब्जेक्ट नहीं अडॉप्ट कर सकती। ठीक है, चले अगर मान लीजिए कंपनी ने ये सर्टिफिकेट आने से पहले ही कोई नया ऑब्जेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो फिर उस कॉन्ट्रैक्ट का कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक ये सर्टिफिकेट ना आ जाए तब तक कंपनी के पास वो करने की, वो नया ऑब्जेक्ट शुरू करने की पावर नहीं थी। इसलिए वो जो कॉन्ट्रैक्ट कंपनी ने ये सर्टिफिकेट आने से पहले किया है, फॉर एग्जांपल सर्टिफिकेट आया 31 मार्च 2020 को और कंपनी ने 15 मार्च को ही कॉन्ट्रैक्ट कर लिया स्टील, जो कि नया बिजनेस है उसका, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट कंपनी ने किया है ये अल्ट्रा वायरस कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। अल्ट्रा वायरस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये वॉइड एब इनिशियो होता है, ना तो इसका रेटिफिकेशन हो सकता है और ना ही कुछ और हो सकता है, यानी कि ये बिल्कुल वॉइड एब इनिशियो नेचर का होता है। ठीक हो गई बात। तो वॉइड, तो अगर मैं कहूँ कि अल्ट्रा वायरस क्या होता है, तो अल्ट्रा वायरस मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो बियॉन्ड द पावर ऑफ द कंपनी होता है, बियॉन्ड द पावर ऑफ द कंपनी। अब अगर अल्ट्रा वायरस कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मान लीजिए कंपनी ने बियॉन्ड द पावर कॉन्ट्रैक्ट करा अपना, और बियॉन्ड द पावर करने के बाद कंपनी ने क्या किया कि वो जो दूसरी पार्टी जिससे कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी, कंपनी के पास स्टील का बिजनेस करने की पावर नहीं थी 31 मार्च तक, क्योंकि 31 मार्च को आरओसी ने सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दिया है, परंतु कंपनी ने 15 मार्च को स्टील का कॉन्ट्रैक्ट करके लोगों से एडवांस उठा लिया। तो जिन लोगों से एडवांस उठाया वो अब एग्रीव्ड पार्टी हैं। क्या उन एग्रीव्ड पार्टी का कंपनी के खिलाफ कोई अधिकार है? नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने, कंपनी ने तो गलती की कि उन्होंने तो पाप किया है। क्यों? कंपनी का मेमोरेंडम पढ़े बिना कॉन्ट्रैक्ट करने को किसने कहा था बेटा आपको? तो इसलिए तुम भी पापी हो, तुम भी पापी हो, तो भुगतो आप। मगर फिर भी अगर कोर्ट को दया आ गई तो कोर्ट उनके लिए कुछ ऑर्डर पास कर सकता है। जैसे कोर्ट कह सकता है कंपनी जो कैश आपके पास पड़ा है वो रखिए और इनको लौटाइए, इसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ इंजंक्शन। मतलब कुछ ऑर्डर एग्रीव्ड पार्टी के फेवर में पास किए जा सकते हैं अल्ट्रा वायरस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, जिसमें पहला ऑर्डर है इंजंक्शन का ऑर्डर, जहां पे कंपनी को अमाउंट लौटाने का हुक्म दिया जाएगा। दूसरा चार्ज ओवर द एसेट्स। मान लीजिए कंपनी ने ये जो अमाउंट अल्ट्रा वायरस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऑप्ट-इन किया, इससे कंपनी ने कोई एसेट ऑप्ट-इन कर ली है, तो रजिस्ट्रार ये कह सकता है कि तो कोर्ट ये कह सकता है कि जो एसेट ऑप्ट-इन की है उसके ऊपर इन लोगों का, एग्रीव्ड पार्टी का चार्ज क्रिएट कर दो। तीसरा, अगर मान लीजिए इस अमाउंट को यूज किया है कंपनी ने अपनी किसी लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए, तो रजिस्ट्रार ये कह सकता है कि अब जिस क्रेडिटर को पे ऑफ किया गया है उस क्रेडिटर की जगह ये एग्रीड पार्टी आ जाएगी, जिसे हम कहते हैं सबरोगेशन।
इसे सब्रोगेशन कहते हैं। इसके अलावा क्या मैं कह सकता हूं कि वो जो कंसर्न डायरेक्टर हैं कंपनी के, जिन्होंने उस एग्रीड पार्टी को बेवकूफ़ बनाया, उस बेचारे से कॉन्ट्रैक्ट करवा लिया, क्या इन डायरेक्टर्स के खिलाफ भी केस किया जा सकता है? द आंसर इज यस। तो पर्सनल लायबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स की भी इस केस में बनती है। ठीक है नहीं, चले। फिर उसके बाद हमने कॉन्सेप्ट किया डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का। डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या कहता है? ये कहता है जी देखो जी, ऐसा है, कंपनी के मेमोरेंडम और कंपनी का आर्टिकल, कंपनी का मेमोरेंडम और कंपनी का आर्टिकल, ये दोनों एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं। तो अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कंपनी से, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट करते हुए मेमोरेंडम और आर्टिकल पढ़ के नहीं आया तो फिर हमारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि हम उसे कोई बेनिफिट नहीं देने वाले उस व्यक्ति को। इस कॉन्सेप्ट को हम डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस भी कहते हैं, जो कहता है कंपनी के फेवर में काम करता है और कहता है कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति कंपनी का मेमोरेंडम एंड आर्टिकल पढ़े बिना कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो उस व्यक्ति को उस कॉन्ट्रैक्ट में कोई बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। इसमें एक लैंडमार्क केस भी है, कोटला वेंकटा स्वामी वर्सेस राममूर्ति, जो केस लो याद करना जरूर। उसके बाद बट इस कंस्ट्रक्टिव नोटिस के अलावा एक और डॉक्ट्राइन है जो कहता है कि भैया मेमोरेंडम एंड आर्टिकल की बात तो ठीक रही, बट कुछ ऐसे सीक्रेट डॉक्यूमेंट होते हैं जिसकी एक्सेस कंपनी किसी को नहीं देती। फॉर एग्जांपल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मिनट्स, फॉर एग्जांपल कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स। फिर अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करता है कंपनी से, जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले उसे सीक्रेट डॉक्यूमेंट देखने थे, परंतु कंपनी ने उसे सीक्रेट डॉक्यूमेंट नहीं अवेलेबल करवाए, उस व्यक्ति को लॉ अधिकार देता है कि हे व्यक्ति तू कॉन्ट्रैक्ट कर, चिंता मत कर, तुझे सीक्रेट डॉक्यूमेंट चाहिए थे, उसने कहा जी, तुझे कंपनी ने नहीं दिए, उसने कहा जी नहीं दिए, लॉ कहता है तू कॉन्ट्रैक्ट कर, क्योंकि तुझे हम एक बेनिफिट देंगे जिसे कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। क्या कहते हैं? डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, जो कहता है कि अगर कंपनी ने अपने सीक्रेट डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं कराए तो हम ये मान लेंगे कि उन सीक्रेट डॉक्यूमेंट में वही लिखा होगा जो कि इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा है। ये केस सबसे पहले रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवैंड में हुआ था, जहां पर टर्कवैंड ने रॉयल ब्रिटिश बैंक को पैसा दिया था। अब रॉयल ब्रिटिश बैंक के आर्टिकल में लिखा था कि डायरेक्टर एक सर्टेन अमाउंट तक बोरो कर सकते हैं, उसके ऊपर अगर बोरोइंग करना चाहते हैं तो पहले मेंबर्स की अप्रूवल चाहिए होगी। अब टर्कवैंड ने डायरेक्टर को लोन देते हुए पूछा कि भैया कितना अमाउंट बोरो कर रहे हो? उन्होंने कहा चिंता मत करो, हमारी अप्रूवल के अंदर ही है, मेंबर की अप्रूवल नहीं चाहिए। अब टर्कवैंड को कैसे पता लगता कि एक्चुअल में बोरोइंग कितनी कर सकते हैं डायरेक्टर? क्योंकि ये तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखकर पता लगेगा, लेजर वगैरह, बैलेंस शीट देखकर भी कंपनी की लायबिलिटी आप पता नहीं लगा सकते, क्योंकि बैलेंस शीट 31 मार्च की होती है और ये पॉसिबल है कि 31 मार्च को 1000 करोड़ की लायबिलिटी आ रही है और 1 अप्रैल को सारी लायबिलिटी आपने पे ऑफ कर दी, या 31 मार्च को 1 रुपया भी नहीं आ रहा और 1 अप्रैल को 500 करोड़ आपने रेस कर दिए, तो बैलेंस शीट पर रिलाई कर नहीं सकते। कंपनी की एक्चुअल पोजीशन पता करने के लिए लेजर देखने पड़ेंगे, लेजर की एक्सेस आपको कंपनी दे नहीं रही। तो यही हुआ टर्कवैंड के साथ कि टर्कवैंड ने कंपनी को पैसा दे दिया और बाद में कंपनी ने कहा, मेंबर्स ने कहा कि भैया तूने ऐसे कैसे पैसा दे दिया, ये तो डायरेक्टर की पावर से ऊपर है, हम तुझे बेनिफिट नहीं देंगे। लॉ कहता है ऐसी तैसी कराओ मेंबर। टर्कवैंड की क्या गलती है? तुम्हारा सीक्रेट डॉक्यूमेंट था, बुक्स ऑफ अकाउंट, तुमने उसको एक्सेस नहीं दी, इसलिए टर्कवैंड अपना पैसा रिकवर कर सकता है। सीक्रेट डॉक्यूमेंट ना देने के कारण ये डॉक्ट्राइन दूसरे वाला पार्टी जो कि कंपनी के साथ डील कर रही है उसका साथ देता है। बट कुछ केसेस में ये डॉक्ट्राइन बिल्कुल नहीं लगेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए जो पर्सन डील कर रहा है कंपनी के साथ उसको पहले ही नॉलेज थी रेगुलरिटी की, यहीं पर मैं कहूं अगर एग्जांपल में कि टर्कवैंड अगर कंपनी का डायरेक्टर ही था, टर्कवैंड अगर कंपनी का डायरेक्टर था तो उसे तो सब नॉलेज थी कि कंपनी की कितनी पावर है कितनी नहीं, उसे बेनिफिट नहीं मिलेगा। दिस वाज हेल्ड इन द केस ऑफ हार्वर्ड वर्सेस पेटेंट आइवरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। दूसरा, अगर कहीं फोर्जरी वगैरह होती है तो भी इस डॉक्ट्राइन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इट वॉज हेल्ड इन द केस ऑफ रबन वर्सेस ग्रेट फिंजल कंसोलिडेटेड लिमिटेड। जिन्होंने ये केस लॉ सुने नहीं हैं वो अब याद मत करना, जो मुझसे पढ़े हुए हैं जिन्होंने ये केस लॉ या फिर सुन रखे हैं, कर रखे हैं, वो याद करना, केस लॉ जरूर लिखने हैं इस कॉन्सेप्ट में। ठीक है। तीसरा कहता है कि मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति कंपनी से डील कर रहा है और डीलिंग करते हुए उसके सामने शक की गुंजाइश थी, मतलब देयर वाज ही इज गिल्टी ऑफ नेग्लिजेंस, वो लापरवाही का दोषी है,
तो फिर इन द केस ऑफ आनंद बिहारी लाल वर्सेस दिनशॉ इन कंपनी इट वाज हेल्ड कि अगर इफ अ पर्सन इज गिल्टी ऑफ नेग्लिजेंस और देयर वाज एन एडिक्वेट ग्राउंड ऑफ सस्पिशन, मतलब उसके पास शक करने की गुंजाइश थी कि जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसमें कुछ गड़बड़ हो रही है, बट उसने शक नहीं किया, तो फिर उसे बेनिफिट नहीं मिलेगा। एंड लास्ट, अगर कोई व्यक्ति कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करते हुए कंपनी का मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ही नहीं पढ़ता, सीक्रेट डॉक्यूमेंट तो छोड़ो, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ही नहीं पढ़ता, तो उसे इसका डॉक्यूमेंट बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। कोटला वेंकटा स्वामी वर्सेस राममूर्ति, कोटला वेंकटा स्वामी का केस यहां पर भी यूज हो सकता है और कंस्ट्रक्टिव नोटिस में भी यूज हो सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद हमने इसमें मेमोरेंडम में एक टॉपिक है आपका बाइंडिंग फोर्सेस ऑफ द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल, जो कि सेक्शन 10 पर आधारित है, जो कहता है कि जैसे ही कंपनी का मेमोरेंडम एंड आर्टिकल रजिस्टर्ड होते हैं, वैसे ही मेमोरेंडम एंड आर्टिकल एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करते हैं, एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करते हैं, किसके बीच में, कंपनी और उसके मेंबर के बीच में। जिसका मतलब ये होता है कि अब मेमोरेंडम एंड आर्टिकल में लिखी गई हर बात से कंपनी अपने मेंबर को लायबल है और मेंबर कंपनी को लायबल है। ओके, अब इसके बाइंडिंग फोर्स मतलब मेमोरेंडम एंड आर्टिकल में लिखी गई बात के कंसिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। पहला पॉइंट हमने लिखा कि मेंबर्स आर लायबल टू द कंपनी, मेंबर्स लायबल होंगे किसको, कंपनी को। एक फेमस केस हुआ था बोललैंड ट्रस्टीज वर्सेस स्टील ब्रदर्स एंड कंपनी लिमिटेड का। इस केस में हुआ क्या कि एक बोललैंड ट्रस्टीज नाम का एक शेयर होल्डर था, कंपनी स्टील ब्रदर्स एंड कंपनी लिमिटेड नाम की कंपनी थी, जिसके आर्टिकल में लिखा था कि अगर मान लीजिए कोई मेंबर इंसॉल्वेंट होता है तो इंसॉल्वेंसी के केस में उसके जो शेयर्स हैं वो कंपनी के डायरेक्टर्स के द्वारा डिटरमाइंड किए गए प्राइस पे बेच दिए जाएंगे। अब ये जब बोललैंड ट्रस्टी इंसॉल्वेंट हुए तो इन्होंने बोर्ड ऑफ आर्टिकल की बात मानने से मना कर दिया। जब इनसे पूछा गया क्यों भाई, क्यों चौधरी बन रहे हो, तो इन्होंने कहा हम आर्टिकल से लायबल नहीं हैं, हम आर्टिकल से लायबल नहीं है क्योंकि हम सब्सक्राइबर नहीं हैं आर्टिकल के, तो हम लायबल भी नहीं हैं। सवाल उठा क्या आर्टिकल से केवल सब्सक्राइबर ही लायबल होते हैं, जिन्होंने मेमोरेंडम को शुरू में सब्सक्राइब किया था केवल वही मेमोरेंडम एंड आर्टिकल से लायबल होते हैं? द आंसर इज नो। मेमोरेंडम एंड आर्टिकल से हर मेंबर लायबल होता है, चाहे उसने सब्सक्राइब किया हो या ना किया हो। तो बोललैंड ट्रस्टी का ये कहना गलत था, यस। इसलिए क्या मेंबर आर लायबल टू द कंपनी? यस, दिस इज कॉल्ड बाइंडिंग फोर्स, क्योंकि मेमोरेंडम एंड आर्टिकल में लिखी गई हर बात से मेंबर कंपनी को लायबल है। सिमिलरली कंपनी भी लायबल है अपने मेंबर को। जैसे कंपनी ने अपने आर्टिकल में लिखा कि अगर हमें भी कभी भी अच्छा सरप्लस होगा तो हम डिविडेंड देंगे। अब एक पार्टिकुलर ईयर में कंपनी को सरप्लस हुआ परंतु कंपनी ने डिविडेंड ना देकर डिबेंचर्स इशू कर दिए। अब मेंबर चिल्लाया भाई ऐसे थोड़ा ना होता है, जब आपने कहा था कि आप हमें डिविडेंड देंगे तो आप डिबेंचर क्यों दे रहे हो, डिविडेंड दो, कैश दो। डिबेंचर मतलब कागज पर पकड़ा दिया कि हम 10 साल बाद इसकी पेमेंट करेंगे, वो गलत है। तो क्या कंपनी को डिविडेंड ही देना पड़ेगा? द आंसर इज यस। और इस केस का नाम क्या था? वुड वर्सेस ओडिशा वाटर वर्क्स लिमिटेड, ठीक है जी। बट इसमें सबसे लैंडमार्क केस था तीसरे पॉइंट के अंदर कि ध्यान रखना कंपनी लायबल है मेंबर को, वुड वर्सेस ओडिशा वाटर वर्क्स लिमिटेड। मेंबर लायबल है कंपनी को, बोललैंड ट्रस्टी वर्सेस स्टील ब्रदर्स एंड कंपनी लिमिटेड। परंतु कंपनी लायबल नहीं है किसी आउटसाइडर को। जैसे व्यक्ति था, नाम था एले, कंपनी के आर्टिकल में लिखा गया कि एले हमारा लाइफ टाइम का सॉलिसिटर होगा, एले हमारा लाइफ टाइम का सॉलिसिटर होगा, एडवोकेट होगा। कंपनी ने कुछ टाइम बाद उसे हटा दिया। आर्टिकल में लिखा था कि हमारा लाइफ टाइम का सॉलिसिटर होगा, 6 महीने बाद ही हटा दिया। एले ने कंपनी पे केस किया, कौन जीतेगा, एले या कंपनी? द आंसर इज कंपनी। क्यों? क्योंकि कंपनी ने सही किया है। कैसे भाई साहब? आर्टिकल में लिखा हुआ है तो क्या हो गया, आर्टिकल में लिखी गई बात वैलिड कॉन्ट्रैक्ट केवल कंपनी और मेंबर के बीच में क्रिएट करती है, आउटसाइडर और कंपनी के बीच में नहीं, ठीक है ना। तो कंपनी इज जस्टिफाइड इन रिमूविंग द एलए। बट सपोज अगर एलए कंपनी का मेंबर भी होता और फिर कंपनी अगर उसे सॉलिसिटर से हटाती तो भी वैलिड था, तो भी हटा सकती थी। क्यों? क्योंकि कंपनी ने एलए को सॉलिसिटर के रूप में हटाया है, मेंबरशिप के रूप में नहीं, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा था बाइंडिंग फोर्सेस। फिर हमने कंस्ट्रक्टिव नोटिस भी कर दिया। उसके बाद हमारा पॉइंट था लायबिलिटी क्लॉज का ऑल्ट्रेशन। लायबिलिटी क्लॉज का ऑल्ट्रेशन, लायबिलिटी क्लॉज कहां पर है? सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी के अंदर मेंशन है।
लायबिलिटी दो तरीके की हो सकती है, पहला इनके सिर्फ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर और दूसरा कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में हर मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, जहां तक उसने शेयर्स ले रखे हैं वहां तक, उनकी नॉमिनल वैल्यू तक उसकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में हर मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट ऑफ गारंटी विच ही अंडरटेक टू ब्रिंग इन द केस ऑफ अ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। याद आ रहा होगा ये कॉन्सेप्ट। तो बस अब ध्यान रखना, लायबिलिटी क्लॉज का ऑल्ट्रेशन नहीं हो सकता, इसलिए ऑल्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट यहां पर नहीं है। अब आते हैं हम कैपिटल क्लॉज पे, सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 क्लॉज ई। कैपिटल क्लॉज का जब बात करता हूं तो कैपिटल क्लॉज का मतलब होता है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। इस कैपिटल क्लॉज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, नंबर ऑफ शेयर्स, नॉमिनल वैल्यू एंड अमाउंट ऑफ ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। अगर इन 3 में से कोई भी एलिमेंट कंपनी का इधर से उधर चेंज होता है तो फिर आपको सेक्शन 61 के अंदर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। मगर सेक्शन 61 में अगर ऑल्ट्रेशन कर रहे हो, मतलब कैपिटल क्लॉज में ऑल्टर कर रहे हो, तो आर्टिकल के प्रोविजंस को भी कंप्लाई करना जरूरी है। तो 2 कंडीशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के प्रोसीजर को कंप्लाई जरूर करना ऑल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल क्लॉज के लिए। ऑल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल क्लॉज का प्रोसीजर सेक्शन 61 में दिया हुआ, ध्यान रखना। तो सबसे पहली बात कैपिटल क्लॉज से सबसे पहली बात आप ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना, दूसरी बात आप कैपिटल क्लॉज का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का ऑथराइजेशन जरूर लेना इसको करने के लिए, और तीसरी जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि कैपिटल क्लॉज में अगर आप ऑल्ट्रेशन करना चाहते हो तो वो गिने चुने सिनेरियो के अंदर ही हो सकता है, कुछ गिने चुने सिनेरियो के अंदर। अब वो गिने चुने सिनेरियो कौन से हैं? पहला, अगर कंपनी अपनी कैपिटल को बढ़ाना चाहती है, चाहे बोनस इशू करके, चाहे राइट इशू करके, चाहे फिर फर्दर इशू करके। फॉर एग्जांपल, ऑथराइज कैपिटल केवल 1 लाख शेयर थी, कंपनी ऑलरेडी उसमें से 90,000 शेयर इशू कर चुकी थी। आज कंपनी फर्दर 1 लाख और शेयर इशू करना चाहती है, तो भाई साहब 90 जब ऑलरेडी इशूड है, फर्दर 1 लाख करना चाहते हो तो इशूड तो 1,90,000 हो जाएंगे, और जबकि ऑथराइज केवल 1 लाख है, तो क्या आपको कैपिटल क्लॉज बढ़ाना पड़ेगा? यस, चाहे आप बोनस के कारण अपनी कैपिटल बढ़ा रहे हो, चाहे आप राइट के कारण बढ़ा रहे हो, चाहे आप फर्दर शेयर्स के कारण बढ़ा रहे हो, कैपिटल क्लॉज ऑल्टर होगा। दूसरा, जब कंपनी अपने नॉमिनल वैल्यू को कंसोलिडेट करना चाहती है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कंपनी के नॉमिनल वैल्यू जो है हर शेयर की वो 1 रुपया है, कंपनी के शेयर की मार्केट वैल्यू जो है वो 2 रुपये है। अब बड़ा अजीब लगता है, ऐसे शेयर ना पंटर शेयर कहलाते हैं, 2-2 रुपये वाले। तो कंपनी सोचती है कि क्यों ना मार्केट वैल्यू को सुधारा जाए, तो नॉमिनल वैल्यू 1 रुपये थी, कंपनी ने नॉमिनल वैल्यू को 10 कर दिया। ठीक है, इसका इंपैक्ट होगा, मार्केट वैल्यू भी 20 हो जाएगी। अब नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाएंगे, दिस इज कॉल्ड कंसोलिडेशन ऑफ शेयर। थर्ड, इसको अपोजिट कर दो, सब डिवीजन। कंपनी के नॉमिनल वैल्यू 10 रुपये है, मार्केट वैल्यू 3,000 रुपये है। कंपनी ने कहा बहुत ज़्यादा नॉमिनल मार्केट वैल्यू है यार, कम करते हैं मार्केट वैल्यू को। मार्केट वैल्यू 3,000 से 300 पे लाना चाहते हो, तो आपने डिवाइडेड बाय 10 किया, नॉमिनल वैल्यू भी डिवाइड बाय 10 कर दो। अब नॉमिनल वैल्यू 10 से रह गई 1, और वो रह गई 3,000 से मार्केट वैल्यू आ गई 300, यानी कि नॉमिनल वैल्यू को कम करना, दिस इज कॉल्ड सब डिवीजन। कंसोलिडेशन, नॉमिनल वैल्यू बढ़ाना, सब डिवीजन नीचे लाना। ठीक है। फोर्थ, कंपनी जब अपने शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट करती है या स्टॉक को शेयर्स में कन्वर्ट करती है, तो फिर क्या होता है? फिर नॉमिनल स्टॉक में कन्वर्ट होने पर ना आपके पास नॉमिनल वैल्यू रहती है, ना नंबर ऑफ शेयर्स रहते हैं। स्टॉक का मतलब होता है कि आपने, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कंपनी के 1 लाख शेयर एट द रेट ऑफ 10 इज इक्वल टू ₹10 लाख की कैपिटल है, ऑथराइज कैपिटल, और अगर मैं आपसे कहूं कि कंपनी की ऑथराइज कैपिटल केवल 10 लाख है, कितने शेयर मैंने नहीं बताए, नॉमिनल वैल्यू कितनी मैंने नहीं बताई। जब इस तरीके से मैं नंबर ऑफ शेयर्स नहीं, नॉमिनल वैल्यू नहीं, केवल अमाउंट बता रहा हूं, तो इसका मतलब मैं स्टॉक की बात कर रहा हूं। तो कंपनी जब जब अपने शेयर्स को इशू करने के बाद स्टॉक में कन्वर्ट करती है या स्टॉक में कन्वर्ट करने के बाद उन्हें दोबारा शेयर्स में कन्वर्ट करती है, ध्यान रख लेना स्टॉक कभी भी ओरिजिनली इशू नहीं हो सकते, हमेशा स्टॉक कन्वर्ट होते हैं फुली पेड अप शेयर्स में से, और फिर स्टॉक से दोबारा शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, ये और बात है। तो फिर कंपनी कभी भी शेयर से स्टॉक में या स्टॉक से शेयर्स में कन्वर्ट करना चाहती है, तो क्या कंपनी की नॉमिनल वैल्यू वगैरह चेंज होंगी? द आंसर इज यस। स्टॉक से कन्वर्जन में नॉमिनल वैल्यू हट जाएंगी और स्टॉक से शेयर्स में आने में दोबारा नॉमिनल वैल्यू आ जाएंगी, तो अगेन कैपिटल क्लॉज में ऑल्टरेशन हो जाएगा। और सबसे लास्ट पॉइंट, कैंसलेशन और डिमिनिशन ऑफ अनसब्सक्राइब पोर्शन ऑफ द शेयर कैपिटल। फॉर एग्जांपल पोपली इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसके ऑथराइज कैपिटल 10 लाख थी, मैंने इशूड किए 10 लाख शेयर,
मगर आप लोगों ने मेरे केवल 9 लाख शेयर्स ही अप्लाई किए, 9 लाख शेयर। अब 1 लाख शेयर्स अप्लाई नहीं किए तो फिर मैंने दिल पे लगी चोट। मैंने कहा तुमने अच्छा नहीं किया पुपली के साथ, जाओ जा बेवफा जा, तुझे याद नहीं करना, आज के बाद मैं 1 लाख शेयर इशू ही नहीं करूँगा। अबे क्या कर रहा हूँ मैं। अगर कैपिटल ऑथराइज कैपिटल 10 लाख थी, इशूड 10 लाख की है, पब्लिक ने 1 लाख सब्सक्राइब नहीं किए तो फ्यूचर में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, फ्यूचर में इशू कर देना। मगर नहीं, मैंने अपनी ऑथराइज कैपिटल कम कर दी, अनसब्सक्राइब पोर्शन से मैंने अपनी ऑथराइज कैपिटल कम कर दी। तो फिर इसे कहते हैं कैंसिलेशन और डिमिनिशन ऑफ शेयर कैपिटल। तो यहां भी कैपिटल ऑल्टरेशन इन द कैपिटल क्लॉज ही होता है सेक्शन 61 के अंदर। तो ये बच्चे हमारा सारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का चैप्टर था, संपूर्ण रूप से पूरे का पूरा चैप्टर था, सारे नोट्स वगैरह सब कुछ कवर कर लिया हमने, अल्ट्रा वायरस वगैरह सब कुछ कवर कर लिया। ये था। इमीडिएटली इसके बाद मैं एक और रिकॉर्डिंग बना रहा हूँ अब, जो भी यूट्यूब पे आएगी, जिसके अंदर मैं पास्ट ईयर्स के जितने मेमोरेंडम के क्वेश्चन हैं, एमटीपी आरटीपी, इन सब के क्वेश्चन को सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इतना आप ये सुनिए और दूसरी क्लिपिंग आपके पास आ रही है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो।